नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। नीट 2024 के लिए हम वन शॉट देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम 3 चैप्टर है वो डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर हुआ था वो था पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, और दूसरा चैप्टर था मानव जनन तंत्र, और तीसरा चैप्टर हमने डिस्कस किया था जनन स्वास्थ्य। आज हमारा चौथे नंबर का चैप्टर है, क्लास 12th के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 4th नंबर का चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, यानी कि वंशानुक्रम और विभिन्नता के सिद्धांत। इस टॉपिक से ऐसा मानिए कि पीछे की जो पेपर्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर अच्छे से देखेंगे ना आप, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। साथ में हम थ्योरी डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि हम सभी जानते हैं लास्ट समय में हमें क्या करना चाहिए, जो मेन चीज है वही पढ़नी चाहिए, और मेन चीज आपके लिए कौन सी है, एनसीईआरटी की बुक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरे नोट्स तैयार किए हैं, साथ में स्ट्रक्चर भी मैंने ऐड किए, उनको देख करके अच्छे से मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। और साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, लगभग 8-10 वर्षों में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड किए हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से ऐसा मानिए कि कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग घंटे या 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें आपको कंप्लीट मैं ये करवाने वाला हूं, और नीट 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। वंशानुक्रम और विभिन्नता के सिद्धांत। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस आती है जो हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ये होती क्या है। एक आता है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी होती क्या है, तो इसमें देखिए वंशानुक्रम, आनुवांशिकता और लक्षणों के जोड़े की भिन्नता का अध्ययन या जीन और गुणसूत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस। एक मिनट, इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुक्रम, और वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं, इनका अध्ययन हम करते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत। अब जेनेटिक्स शब्द आ गया तो आपको 3-4 चीजें जेनेटिक्स से संबंधित याद रखनी है। वो क्या क्या चीजें हैं आपको यहीं पे बता देता हूं, क्योंकि ये चीज आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जेनेटिक्स है, उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि जेनेटिक्स का फादर किसे कहते हैं। तो जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है, जेनेटिक्स का फादर कहते हैं मेंडल को। पूरा नाम हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसके बाद में आता है जेनेटिक्स का मॉडर्न फादर किसे कहते हैं, मॉडर्न फादर, आधुनिक जनक किसे कहा जाता है जेनेटिक्स का, तो वो हो जाएगा बेटसन। चलो हिंदी में लिख देता हूं मैं, बेटसन को हम आनुवांशिकी का, जेनेटिक्स का आधुनिक पिता कहते हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल फादर किसे कहते हैं, प्रायोगिक जनक किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा थॉमस हंट मॉर्गन, यानी कि TH मॉर्गन को क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। तो ये 3-4 चीजें आपके ये क्लियर होनी चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन यहाँ पे याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए आगे, इनहेरिटेंस यानी कि हेरिडिटी। इनहेरिटेंस या हेरिडिटी होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको हिंदी में कहते हैं वंशानुक्रम या आनुवांशिकता। इसका मतलब है कि माता पिता से संतति में कौन से गुण है वो संतति के अंदर, जैसे माता पिता है उनसे बेटे के अंदर कौन से गुण आते हैं, वो गुणों का जो संचरण होता है, जो स्थानांतरण होता है गुणों का, वो कहलाता है वंशानुक्रम या इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है वो ट्रांसफर, और जो प्रक्रिया होती है ट्रांसफर की उसे हम इनहेरिटेंस कह देते हैं। तो माता पिता से संतानों तक लक्षणों का जो संचरण होता है, स्थानांतरण होता है, वो कहलाता है इनहेरिटेंस। इसके परिणाम स्वरूप संतान और उनके माता पिता के बीच समानता होती है। इसी के कारण आप देखते हैं कुत्ते के कुत्ता ही पैदा होता है, कभी कुत्ते के बिल्ली पैदा नहीं होती। आपने देखा हो तो मेरे को बताइए। मनुष्य के मनुष्य ही जैसा व्यक्ति पैदा होता है, मतलब मनुष्य के मनुष्य ही पैदा होगा, हाथी के हाथी पैदा होगा, बिल्ली के बिल्ली पैदा होगी, हिरण के हिरण ही पैदा होगा, हिरण के शेर थोड़ी जन्म ले सकता है। तो ये कुछ आनुवांशिक लक्षण है जो माता पिता से बच्चे संतान के अंदर आते हैं, और इसी कारण से माता पिता है और संतान में कुछ न कुछ समानता देखने को मिलती है। अब एक चीज और समझिए यहां पर, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये मान लीजिए माता है, फिर मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम सभी जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही ये चीजें होती है। तो इसके अंदर जो जाइगोट बना है, जाइगोट, और जाइगोट से फिर नई संतति बन गई, ऐसा मान लीजिए।
अब क्या होता है 40 हमारे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें 46 होते हैं, लेकिन गेमेट्स की हम बात करें तो गेमेट्स में 46 नहीं होते हैं ना। एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये 46 नहीं होते। गेमेट्स की हम बात करें तो 23 और 23 और इसमें 46 आ गए। अब दोनों से क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स इसके अकॉर्डिंग आते हैं जोड़े, 23 गुणसूत्र के जोड़े। अब ऐसा तो होता नहीं कि हम आधे बीच में से देखें तो आधा तो माता में मिलता और आधा हम पिता में मिलता हो, ऐसा तो होता नहीं है। इसमें होता कि ये कंबाइंड रूप से जीन्स मिलते हैं जिसके कारण एक नई संरचना बनती है और कुछ ऐसी विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिसमें रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन, ये ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, इनके माध्यम से कुछ न कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है और ये विभिन्नताएं क्या कहलाती है, आपकी वेरिएशंस कहलाती है। ये होती है माता पिता और संतान के बीच जो अंतर होता है, यानी कि ये यहां पर हम बात करें ये आपके एक मिनट, ये माताजी हो गई और ये आपकी मेल फीमेल वैसे ले लेते हैं, ये पिताजी हो गए और ये माताजी होगी, इनसे ये आपकी ये डॉटर संतति बन गई। ठीक है, अब इन दोनों में जो समानता है वो तो हमने देख ली, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो विभिन्नता भी देखने को मिलती है। ये जो भिन्नताएं होती है ना, ये कहलाती है आपकी विभिन्नता बोल सकते हैं, इसे हम वेरिएशंस कह देते हैं। इसके बाद में देखिए एक टर्म आती है लक्षण, करेक्टर जिसे हम कहते हैं, लक्षण या करेक्टर। ये क्या होते हैं, करेक्टर क्या होते हैं, आप सभी को पता है करेक्टर क्या होंगे। जैसे मेंडल के एग्जांपल, कुछ एग्जांपल बता देते, जैसे कोई भी पादप हम देखते हैं वो लंबा है, ठीक है, वो बोना है, तो उसकी जो लंबाई है ना, लंबाई देख रहे हैं, लंबाई के अंदर हम ये नहीं देख रहे कि वो छोटा है या बड़ा है, उसकी जो लंबाई देख रहे हैं वो लंबाई क्या है, एक लक्षण है। और उसी के अंतर्गत विशेषता की बात करें, ट्रेट जिसे हम बोलते हैं, ट्रेट का मतलब क्या होता है, हमने लंबाई ले ली, लंबाई क्या है, एक लक्षण है, ठीक है, और इस लंबाई की दो ट्रेट हैं, एक तो क्या हो गया, लंबा हो गया और एक हो गया बोना। ठीक है, ये इसके दो ट्रेट हो गए, यानी कि विशेषता हो गई। इसी प्रकार से हमारी आंखों की हम बात करते हैं, आंखों का जो रंग होता है ना, ये तो एक लक्षण हो गया, लेकिन आंखों की हम बात करें तो उसके अंदर का लाल आंख है, नीली आंख है, सफेद आंख है, ये इसके क्या हो जाएंगे, ट्रेट हो जाएंगे, विशेषता हो जाएंगी। तो ये चीजें यहाँ पर है कि माता पिता और संतानों के बीच एक आनुवांशिक विशेषता होती है, जैसे कि आंखों का रंग। ठीक है, और विशेषता या ट्रेट क्या होता है, ये एक लक्षण के वेरिएंट होते हैं। जैसे यहाँ पर लक्षण क्या, लंबाई, इसके दो वेरिएंट हो गए, एक लंबा और एक बोना। जैसे कि भूरी आंख, नीली आंख, ये आंख का एग्जांपल देकर के यहाँ पर समझाया गया है। तो शायद ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, एक होता है एलील। एलील किसे कहते हैं, जीन के वैकल्पिक रूप। यहाँ पर हमने क्या किया था कि जो एक तो लंबा है और एक यहाँ पर ड्वार्फ यानी कि छोटा ले लिया, एक बोना है। ये तो दोनों जो होते हैं ना, ये जो विशेषता होती है, ट्रेट होते हैं, इन दोनों को एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसको हम कहते हैं एलील। उस समय मेंडल के समय जीन शब्द नहीं दिया गया, उस समय फैक्टर शब्द यूज किया गया, आगे हम बात करेंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, जो कि जोड़े में उपस्थित होती है। तो जीन के जो वैकल्पिक रूप होते हैं उनको एलील कहा जाता है, जैसे कि टी लंबा, जैसे टी बोना, ये क्या हो जाएंगे, एलील हो जाएंगे। लक्षण, ऊंचाई के जीन के दो एलील होते हैं, यानी कि ये जो ऊंचाई है उस ऊंचाई के, लंबाई नहीं, यहाँ पे लंबाई भी ले सकते हैं, ऊंचाई की क्या है, ऊंचाई के दो एलील है यहाँ पर, एक तो लंबा और एक बोना। ठीक है, एक शब्द आता है हेट्रोजाइगस, यहीं पे समझाता हो चलूंगा। एक आता है होमोजाइगस, सॉरी पहले होमोजाइगस की हम बात कर लेते हैं। समयुग्मजी हिंदी में कहते हैं। सम का मतलब समान और युग्मजी का मतलब युग्मक, जिसके अंतर्गत क्या हो तो समान युग्मक हो। समान युग्मक का मतलब क्या है, यहाँ पर कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है और स्मॉल आर हो सकता है। ये क्या होंगे, ये समयुग्मजी होंगे, समान युग्मक होते हैं। ये वह स्थिति जिसमें गुणसूत्र युग्म जीन के समान एलील को वहन करते हैं। ये क्या एलील है और जो कि समान है, दोनों ही समान है। यहाँ पे शुद्ध रेखा सत्य प्रजनन करने वाले जो ट्रू ब्रीडिंग करते हैं ना, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इनमें जो संकरण होगा ना, इसको हम ट्रू ब्रीडिंग कह देते हैं। जिसमें मिक्स नहीं है, इस प्रकार की कोई इसके अंदर संकर नहीं है, उसको हम ट्रू ब्रीडिंग कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। समयुग्मकी जिसमें समान एलील हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इस प्रकार से होते हैं।
एक आता है हेट्रोजाइगस यानी कि विषम युग्मजी, नाम से पता चल रहा है जो डिफरेंट हो, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंदर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, या पर आर ले तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो होंगे ना ये डिफरेंट एलील होते हैं। तो वह स्थिति जिसमें गुणसूत्र जीन के असमान एलील को वहन करते हैं, असमान एलील के, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आगे कुछ टर्म और आती हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभावी लक्षण। देखिए प्रभावी लक्षण क्या होता है, एक होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। अप्रभावी, प्रभावी को अंग्रेजी में कहते हैं डोमिनेंट और अप्रभावी को कहते हैं रेसिस्टेंट। तो प्रभावी का मतलब क्या होता है कि दो व्यक्ति, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति है वो थोड़ा सा कम होशियार है और एक ज्यादा होशियार है, उनको बोलने के लिए कहा जाए। एक व्यक्ति फटाफट से कोई भी शब्द देते हैं, कोई भी टॉपिक देते तो फटाफट से बोलता है, और एक बोलता है लेकिन उसकी आवाज उससे ज्यादा नहीं जाती है। कहने का मतलब है उन दोनों में से एक जो व्यक्ति है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दोनों साथ में है लेकिन एक्सप्रेस एक कर रहा है। जो एक्सप्रेस कर रहा है ना, जो अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, वो प्रभावी हो जाएगा लक्षण। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर देखिए कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, एक प्रभावी लक्षण है। ये क्यों है, क्योंकि ये लंबाई को इंगित करता है, जबकि स्मॉल टी है ये बोनेपन को इंगित करता है। लेकिन यहाँ पर दोनों उपस्थित हैं लेकिन ये इसके ऊपर क्या है, प्रभावी है। इसके लक्षण को ये छुपा देता है और ये अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, तो ये हो जाएगा प्रभावी। ठीक है, डोमिनेंट। अप्रभावी इसको कह देंगे जो अपने लक्षण नहीं प्रकट कर पाता है, वो अप्रभावी हो जाएगा। तो वे लक्षण जो विषम युग्मजी स्थिति में व्यक्त किए जाते हैं, विषम युग्मजी हो गया ना, यह बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है, ये जो बड़ा अक्षर है ये हो जाएगा प्रभावी। रेसेसिव या रेसिस्टेंट कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण। इसमें क्या होता है, वह लक्षण जो विषम युग्मजी अवस्था में दबा हुआ होता है, यहाँ पर ये उपस्थित है लेकिन अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहा है, ये छोटे अक्षर के साथ दर्शाया जाता। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। आगे देखिए, एक शब्द आता है फिनोटाइप, लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप का मतलब क्या होता है, कोई भी बाहर से दो पेड़ देखते हैं, एक तो हम पेड़ देखते हैं किसका, टमाटर का, और एक हम देख देते हैं नीम का पेड़। दोनों में क्या डिफरेंस, देखने से हमें क्या डिफरेंस पता चल रहा है, नीम का पेड़ बहुत ज्यादा लंबा है और जो हम टमाटर का पेड़ देख रहे हैं, पौधा बोल सकते हैं उसे, वो पौधा वो बहुत छोटा है। तो देखने से जिस लक्षण का पता चले उसको हम लक्षण प्ररूप कहते हैं। तो एक लक्षण की जो शारीरिक अभिव्यक्ति होती है वो कहलाती है आपकी लक्षण प्ररूप। ठीक है, एक होता है जीनोटाइप, जीन प्ररूप। तो इसमें क्या होता है, हमने नीम देखा और हमने टमाटर का पौधा देखा, दोनों का हम जीन देखते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर है, जो जीन उपस्थित है, उन जीन को देखने के बाद हम पता कर रहे हैं कि ये लंबा क्यों है और ये बौना क्यों है, ये छोटा क्यों है। तो वो जो जीन प्ररूप देखते हैं वो कहलाता है जीनोटाइप। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कैपिटल टी है और यहाँ पर हम बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों ही लंबे हैं लेकिन ये संकर है। एक होता है स्मॉल टी, ये बोना है। तो ये हमें बाहर से अगर देखने पे पता चल रहे हैं, इन दोनों को हम लंबा मान सकते हैं और इसको बोना मान सकते हैं, तो हमें बाहर से पता चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लक्षण प्ररूप है और ये भी लक्षण प्ररूप है। अब इसको अंदर से हम जीन के रूप में देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी तीनों अलग अलग हमें नजर आ गई। इनके जो एलील्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो हो जाएंगे जीनोटाइप। ठीक है, तो एक लक्षण का जो आनुवांशिक संगठन होता है वो जीनोटाइप होता है। हाइब्रिड यानी कि संकर, माता पिता के विपरीत आनुवांशिक रूप से संभोग द्वारा उत्पादित एक व्यक्ति, यानी कि जो मेल होता है इसका फीमेल है, इस गेमेट के साथ में हमने संकरण करवाया जिससे जो संतति या डॉटर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। पुनेट स्क्वायर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2021 में भी क्वेश्चन आया है और पीछे भी इसका क्वेश्चन पूछा गया। पुनेट नामक एक वैज्ञानिक था जिसके द्वारा ये स्क्वायर दिया गया था। आगे हम इसकी बात भी करेंगे क्या होता है ये स्क्वायर, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पुनेट स्क्वायर है जो कि मेंडल के नियमों को प्रदर्शित किया जाता। एक आनुवांशिक क्रॉस में संतानों के सभी जीनोटाइप की संभावना की गणना करने के लिए एक ग्राफी निरूपण जो होता है वो पुनेट होता है। जैसे हम मेंडल का नियम करते हैं तो इस प्रकार से जो बनाते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर कह देते हैं। जो इंग्लैंड के रहने वाले थे इसने ये पुनेट वर्ग दिया। सॉरी, मेंडल के वंशानुक्रम के नियम, देखिए यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तो आपके मेंडल से बनते हैं, एक मेंडल के जो अपवाद नियम दे रखे हैं
उनसे बनते हैं, और एक जो बीमारियां डिजीज है ना वहां से बनते हैं। तो 3 जगह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो मेंडल के आनुवांशिक वंशानुक्रम का नियम, इसमें थोड़ा सा मेंडल के बारे में बता देता हूं। मेंडल क्या है, एक ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, जो कि एक मटर के उत्पादक के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। पहले तो ये पादरी हुआ करते थे और वहीं पे बगीचे में इन्होंने मटर के पादप पे अध्ययन किया था और संकरण वगैरह करवा के प्रयोग किया था। बहुत ही फैमिली, सामान्य फैमिली से आया करते थे, और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था ना, वो लगभग 7 साल संघर्ष करने के बाद इसके रिजल्ट निकल के आए थे। इन्होंने लगभग, हम बात करें तो 1856 से लेकर के 1863 के मध्य प्रयोग किए थे। ये थोड़ा सा याद रख लेना, और ज्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाता है सामान्यतया। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, ग्रेगर मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं, ये मैं बता चुका हूं पहले ही। उन्होंने बगीचे के मटर, साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, ये पूछा जा सकता है, पर कुछ संकरण के प्रयोग किए थे। संकरण मतलब क्रॉस करवा करके प्रयोग किए थे। क्वेश्चन आता है कि मटर के पौधे को क्यों चुना, क्योंकि ये एक ही मतलब 1 साल में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। लाइफ स्पेन, जीवन जो काल था इसका बहुत छोटा था। इसमें सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिल सकता है और क्रॉस भी होता है, दोनों ही प्रकार से देख सकते हैं। कम स्थान चाहिए इसको मतलब उगाने के लिए, और छोटा पौधा होता है। तो ये बहुत सारे लक्षण जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। पी यानी कि मटर में क्रॉस या वांछित संभोग बनाने के चरण, वांछित संकरण बोल सकते हैं, या संभोग या मीटिंग करने के चरण क्या हो सकते हैं। विपरीत लक्षण वाले 2 मटर के पौधों का चयन, मतलब उनमें विपर्यासी लक्षण उपस्थित हो, विपरीत लक्षण वाले 2 मटर के पौधों का चयन। इमस्कुलेशन क्या होता है, निर्बलता बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो परागकण है उसके परिपक्व होने से पहले जो नर जननांग होता है पुष्प में, उसको हटा दिया जाता है। तो स्वपरागण से बचने के लिए एक पौधे के परागकोश को हटाना क्या कहलाता है, इमस्कुलेशन या निर्बलता। परागण, पुरुष माता पिता, ये देखिए पादप के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। पुरुष जो पेरेंट होते हैं, पुरुष माता पिता से पराग कणों का संग्रह और महिला माता पिता को स्थानांतरित करना, यानी कि जो मेल है उससे तो पराग कण लेना, और जो फीमेल है उससे फीमेल जो फ्लोर है उस पे इसका स्थानांतरण करना, ये क्या कहलाता है, इस परागकण का फीमेल पुष्प पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। संतान उत्पन्न करने के लिए बीजों का संग्रह और अंकुरण, संतान उत्पन्न के लिए जो बीज है उनको इकट्ठा करते हैं और उनको बगीचे में लगाते हैं। मेंडल ने सत्य प्रजनन, ट्रू ब्रीडिंग मटर किस्मों के 7 जोड़ों का चयन किया। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, कितने जोड़े चुने, 7 जोड़े चुने, और वैसे 14 लक्षण, 14 ट्रेट बोल सकते हैं, ट्रेट, करेक्टर नहीं बोल सकते, करेक्टर 7 ही होंगी, और ट्रेट पूछे तो 14 हो जाए। ठीक है, ये ध्यान में कौन कौन से लक्षण है ये देख लीजिए। यहाँ पर 7 वर्ण लक्षण, ये वर्ण शब्द या लक्षण बोल सकते हैं। और यहां से नीट 2022 में यहां से क्वेश्चन बना है, सत्य असत्य वाले वाक्य में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2022 में। प्रभावी कौन से हैं, अप्रभावी कौन से, दोनों ही टर्म अच्छे से मैं आपको बता चुका हूं। पहला जो लक्षण दिया था वो था तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई। तो इसमें एक तो लंबा होता है कैपिटल टी, और बोना होता है स्मॉल टी। लंबा प्रभावी होता है और बोना अप्रभावी होता है। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग कैसा होगा, या तो बैंगनी होगा या सफेद होगा। बैंगनी हम प्रभावी मानते हैं और अप्रभावी सफेद हो जाएगा। पुष्प की स्थिति क्या होगी, तो पुष्प अक्षीय स्थिति में हो सकता है, आगे इनकी स्ट्रक्चर भी ऐड की वहां पे दोबारा से देख लेंगे। अक्षीय स्थिति हो सकती है, पुष्प अंतस्थ हो सकता है। अक्षीय स्थिति होगी तो वो प्रभावी होगा, अप्रभावी मतलब अंतस्थ स्थिति होगा। फली के आकार की हम बात करें, मटर के फली के आकार का, अगर वो चपटी है तो वो प्रभावी होगा, अगर वो सिंकड़ी हुई है, मुरझाई हुई है, तो उसको हम अप्रभावी के रूप में लेंगे। फली का रंग हरा और पीला हो सकता है। हरा होगा तो वो प्रभावी होगा और पीला होगा तो वो अप्रभावी होगा। बीज के आकार की हम बात करें, बीज का आकार गोलाकार है, स्पष्ट रूप से कोई भी झुर्रिया नहीं है उसके ऊपर, तो वो प्रभावी होगा। और सिंकुड़ा हुआ उस पर झुर्रिया उपस्थित है तो वो अप्रभावी होगा। बीज के रंग की हम बात करें, बीज का रंग पीला है तो वो प्रभावी होगा। देखिए रंग और फली के रंग में आप डिफरेंस देख सकते हैं, पीला है तो वो प्रभावी होगा और हरा है तो वो अप्रभावी होगा। तो ये 7 कैरेक्टर हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना।
7 विपर्यासी लक्षण मतलब इनको बोलते हैं, ये जोड़े के रूप में विपरीत लक्षण इन्होंने लिए थे। टोटल 14 तो ट्रेट हो जाएंगे और 7 करेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी ऐड की है। देखिए करेक्टर की हम बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट और ये रिसेसिव। इसमें देखिए फ्लोवर कलर, पुष्प का रंग वॉयलेट और व्हाइट, डोमिनेंट और ये मैंने रिसेसिव लिख दिया है। सीड के कलर और सीड शेप की हम बात करें, गोलाकार शेप है और पीला रंग है तो येलो, ये हो जाएगा डोमिनेंट। और ग्रीन कलर है और वो क्या है, मुरझाया हुआ है और उसके ऊपर धारियां है तो वो हो जाएगा आपका रिसेसिव। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये सीड की शेप नीचे दे रखी है, ये राउंड हो गया और व्रिंकल्ड मुरझाया हुआ है या सिकुड़ा हुआ है तो वो आपका अप्रभावी हो जाएगा। पोड कलर की हम बात करें, पोड मतलब फली का रंग, अगर ग्रीन है तो वो हो जाएगा प्रभावी और ये देखिए येलो कलर का तो वो अप्रभावी हो जाएगा। देखिए साथ में स्ट्रक्चर भी अच्छे से याद हो जाएगा यहाँ पर देखने में। शेप की हम बात करें, शेप सिंपल है, इनफ्लेटेड है मतलब चपटी है तो डोमिनेंट और कंस्ट्रक्टेड मतलब सिकुड़ी हुई है तो रिसेसिव। फ्लोर की पोजीशन की हम बात करें, अगर पुष्प है वो अक्षीय स्थिति में लगे हुए हैं, जैसे ये शाखा निकलती है ना, उस शाखा पे ये टहनी निकली और इसके यहाँ पे लगे हुए हैं पुष्प तो वो हो जाएगा आपका डोमिनेंट। और अगर अंतस्थ ये लास्ट वाला सिरा इस पर पुष्प लगे हैं तो वो टर्मिनल रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक होता है स्टेम लेंथ, लंबाई और ऊंचाई की हम बात करें तो एक तो लंबा होता है, ये देखिए कितना लंबा है, और एक होता है बोना ये बोना होता है, देखिए इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो ये होते हैं कैरेक्टर जो मेंडल ने लिए थे। 7 और 14 दोनों याद रख लेना। आगे देखिए एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति, तो इसमें जो मेंडल के द्वारा पहला प्रयोग किया गया था वो था एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर बहुत सारी चीजें आपको आगे समझ में आने वाली है। वह क्रॉस जिसमें दो पौधों के एक जोड़ी भिन्न लक्षण होते हैं, एक जोड़ी भिन्न लक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए मेंडल ने एक जीन की वंशानुक्रम का अध्ययन करने के लिए लंबे और बोने मटर के पौधों का संकरण करवाया था। लंबे पौधे लिए थे मटर के और इनका संकरण करवा दिया बोने पौधों के साथ। ठीक है, मेंडल ने इस क्रॉस के परिणाम स्वरूप उत्पादित बीजों को एकत्र किया। क्रॉस करने के बाद बीज जो थे उनको लिया और पहली संकर पीढ़ी के पौधों को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने उगाया। इनके जो बीज लिए इनको अलग उगा दिया और इनको संकरण करने के बाद बगीचे में उगा दिया। उस पीढ़ी को पहली संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहा गया। इसकी हम बात करेंगे किस प्रकार से किया। मेंडल ने इसके पश्चात लंबे F1 पादपों को स्वयं परागित किया, सेल्फ पोलिनेटेड किया और आश्चर्य हुआ कि दूसरी संतति पीढ़ी में कुछ संतानें बोनी हुई। देखिए इनका संकरण करवाया, संकरण करने के बाद देखा कि यहाँ पर लंबे बीज पैदा हुए F1 पीढ़ी में, और ये लंबे कैसे थे, संकर लंबे थे। ठीक है, अब दोबारा से इनका स्वपरागण करवा दिया और स्वपरागण करवा के लगाया। लगाने के बाद देखा कि अब की बार जो पीढ़ी आई थी उसमें लंबे भी थे और संकर लंबे भी थे और साथ में बोने पौधे भी इन्होंने देखे। सेकंड दूसरी जो F1 पीढ़ी थी उसके अंदर। अब कैसे हुआ, एक बार इस डायग्राम के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। एकल संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इनके जो पेरेंट्स थे यहाँ पर हम बात करें तो होमोजाइगस स्थिति में थे, कैपिटल टी, और होमोजाइगस ड्वार्फ जो बोने थे वो स्मॉल टी हो गई। इनके गेमेट बनाए, गेमेट में यहाँ पर टी बन गया और यहाँ पे स्मॉल टी बन गया। दोनों का हमने यहाँ पर क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाया तो पहली जो F1 जनरेशन हमें प्राप्त हुई तो उसमें हमने कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैसे थे, संकर लंबे थे। संकर लंबे तो थे लेकिन हाइब्रिड टॉल थे, संकर लंबे थे। अब क्या हुआ, इनका सेल्फिंग यानी कि स्वपरागण करवा दिया। स्वपरागण क्या है, पहले हम गेमेट बनाते हैं। गेमेट क्या बनी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनको हमने जो अभी हमने बात की थी ना, पुनेट स्क्वायर, पुनेट जो वर्ग था उस वर्ग को यहाँ पे ये जो है ना ये पुनेट वर्ग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने गेमेट रख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पर हमने इस कैपिटल टी के साथ में इनका हमने क्या किया, क्रॉस कराया तो कैपिटल टी बना। इसका हमने इसके साथ में करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। ठीक है, और इसके बाद में हमने इसको लिया, इसको इसके साथ में करवाया
इसको इसके साथ में करवाया तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब इस स्मॉल टी को इस स्मॉल टी के साथ में करवाया था, स्मॉल टी बना, ठीक है। और ये F2 जनरेशन हमें प्राप्त होगी। यहाँ पर हमने देखा कैपिटल टी यानी कि ये टोल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हाइब्रिड टोल है, संकर लंबा है। और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये भी संकर लंबा, और यहाँ पर ये बोना प्राप्त हो गया। ये पूरी चीजें अभी मैंने लिखी जो थ्योरी के रूप में, वो चीजें यहाँ पर आ गई। अब सबसे क्वेश्चन यहाँ पे बनता क्या कि इनका लक्षण प्ररूप अनुपात और जीनोटाइप या जीन प्ररूप अनुपात पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर पहले हम फिनोटाइप रेशियो या लक्षण प्ररूप अनुपात की बात करें हैं, तो यहाँ पर देखिए बाहर से देखने पर लंबे कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। बोने कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है। मतलब यहाँ पर 3:1 क्या हो गया आपका लक्षण प्ररूप हो गया, ठीक है। और ये नीट 2016 में पूछा भी है। अब जीनोटाइप की बात करते हैं, जीन प्ररूप अनुपात। इसमें क्या होता है, इसमें हेटेरोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन देखते हैं। पहले होमोजाइगस यानी कि कैपिटल टी कितनी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 1 हमने लिख दिया। फिर हेटेरोजाइगस टोल, हेटेरोजाइगस मतलब डिफरेंट, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब इसके बाद में देखिए होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस मतलब समयुग्मकी और वो बोने मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ये आपका जीनोटाइप रेशियो आ गया 1:2:1। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। दोबारा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत इजी है और आप 10वीं क्लास से ये चीज पढ़ के आ रही हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए आगे, मेंडल ने लक्षणों के अन्य जोड़ों के लिए समान अवलोकन किए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि कुछ कारक माता पिता से संतानों को विरासत या वंशानुक्रम से मिले हैं। अब इन्हें जीन कहा। अब वर्तमान में तो जीन कहते हैं, लेकिन उस समय इन्हें क्या कहा जाता था, कारक कहा जाता था या फैक्टर कहते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीन को मेंडल ने क्या कहा, फैक्टर कहा था, कारक कहा था। लंबे के लिए कैपिटल टी और बोने के लिए डी का उपयोग न करें। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसलिए मैंने ऐड किया है। याद रखिए, ये याद रखना मुश्किल है क्योंकि टी और डी एक ही जीन के एलील हैं या नहीं, ये हमें याद रखने में बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकला कि F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। जब स्वपरागण होता है तो समान अनुपात में युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल टी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब इनका निषेचन वापस से करते हैं। टी के परागकणों में कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना होती है। इनको यहां पर परागित करने की संभावना 50%, तो अभी तो हमने देखा था 50-50 प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल टी के परागकणों में कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की संभावना 50 होती है, मैंने बता दिया यहाँ पे। मेंडल ने F2 पौधों को स्वपरागण किया। उन्होंने पाया कि बोने F2 पौधे F3 F4 में बोने पौधे उत्पन्न करते रहे। यानी कि इन्होंने F1 पीढ़ी है उसको स्वपरागित किया, फिर F2 प्राप्त हुई, F2 में बोने पौधे प्राप्त हुए, फिर F2 को भी इन्होंने स्वपरागित करवा दिया, फिर F3 F4 इस प्रकार से आगे से जनरेशन करते रहे। लेकिन उन्होंने देखा कि बोने पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये आपके सिलेबस में सिर्फ F2 तक ही है, तो वहां तक आपको ध्यान में रखना है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बोनों का जीनोटाइप समयुग्मजी स्मॉल टी था, ठीक है। ये चीज आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई, इस कारण मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ध्यान में रखिए। देखिए आगे, अब देखिए कि ये आपकी टर्म दे रखी है बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। ये होता क्या है, देखिए बैक क्रॉस जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है टेस्ट क्रॉस, एक तो टेस्ट क्रॉस है, और एक होता है, 1 मिनट, ये मैंने बैक क्रॉस लिख दिया यहां पर। एक तो टेस्ट क्रॉस होता है और 1 मिनट, इसको हम बैक क्रॉस ही मान लेते हैं एक बार, ठीक है ना, बैक क्रॉस ही बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या, देखिए एक बार यहां पर देखिए, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, अपने किसी भी पेरेंट के साथ संकर को संकरित करना। जो संकर हमें प्राप्त हुआ ना हाइब्रिड, उसका किसी भी इसके साथ, जैसे यहां पर हमने देखिए कैपिटल टी है पेरेंट और स्मॉल टी, हमें यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। अब इसका हम इसके साथ में भी संकरण करा सकते हैं, इसके साथ में भी, तो ये कहलाता है बैक क्रॉस, ठीक है। और एक होता है टेस्ट क्रॉस, तो यहां पर हम टेस्ट क्रॉस की हम बात कर लेते हैं। देखिए एक बार, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि कैपिटल टी और कैपिटल टी
स्मॉल टी ये पेरेंट हो गए, और हमें फर्स्ट जो F1 जनरेशन उसमें हमने कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। अब इसका हम क्या करते हैं, जो आपका टेस्ट क्रॉस जो होता है ना उसको याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी दे रखा आपके, और ये इसका संकरण हम इसके साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा, एक तरफ लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और एक तरफ स्मॉल टी चेकर बोर्ड या फिर पुनेट वाला वो बना लेते हैं, तो क्या बनेगा, ठीक है। इसका हम इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल टी, इसका इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका इसके साथ में स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये किस लिए करते हैं, ये इसलिए करते हैं उसकी जांच करने के लिए कि यहाँ पर जो F1 जनरेशन में हमने जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला ना, या कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी, इन दोनों में कौन सा उपस्थित है, तो इसकी जांच करने के लिए ये टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट क्रॉस में होता क्या है कि अप्रभावी जो पेरेंट है, रिसेसिव जो पेरेंट है, उसके साथ में संकर को संकरित करवाया जाता है। संकर हमें जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ ना, इसका संकरण स्मॉल टी के साथ में करवाते हैं, तो वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस, और ये 2012 में पूछा भी गया है, ये याद रखें, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, तो देख लेते हैं इसको भी। डोमिनेंट फिनोटाइप यहाँ पर कैपिटल पी दे रखा है, और यहाँ पर रिसेसिव फिनोटाइप नॉन जीनोटाइप कैपिटल पी। इनका आपस में संकरण करवा दिया, देखिए पुष्प के रूप में यहाँ पर ले रखा है। तो यहाँ पर दो हमें युग्मक प्राप्त हुए, कैपिटल पी और यहाँ पर कैपिटल पी। एक मिनट, इफ स्प्रम के अंदर कैपिटल पी और स्प्रम में ये है, इन दोनों में लिया तो ये एग के अंदर ये है, और या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। इन दोनों में एक कंडीशन देखने को मिलेगी, कैपिटल पी स्मॉल पी। देखिए कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं, इसमें आपको ध्यान क्या रख लेना है, यहाँ पर टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया। देखिए ये टेस्ट क्रॉस है, यहाँ पर ये मैंने करवाया, पहला जो टेस्ट क्रॉस है तो वो तो इन्होंने किसके साथ में करवाया, जो कैपिटल टी है ना, इसका क्रॉस करवा दिया, जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसके साथ में, F1 जनरेशन में जो हमें प्राप्त हुआ उसके साथ में। तो इसमें रिजल्ट क्या निकला, ये वाला रिजल्ट निकल करके आया कि सभी जो थे वो लंबे बने, या फिर यहाँ पर हम माने तो सभी जो बैंगनी कलर के पुष्प वो हमें प्राप्त हुए, ठीक है। अगर यहां पर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो इसमें क्या किया इन्होंने, किया कैपिटल स्मॉल टी लिया, वो चीज अभी मैंने करवाई ना, वही चीज कुछ ज्यादा नहीं है। स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में करवाया, करवाने के बाद हमें ये स्थिति प्राप्त हुई, जिसमें दो तो क्या हुए, बैंगनी कलर के पुष्प प्राप्त हुए, दो सफेद कलर के प्राप्त हुए। उसी प्रकार से उसमें इस प्रकार से करेंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएंगे, दो तो लंबे हो जाएंगे और दो ही बोने हो जाएंगे। तो ये टेस्ट क्रॉस करके यहाँ पे दिखाया गया है, तो ज्यादा इसके अंदर उलझने की चीज नहीं है, जो मैंने ये बताया ना वही चीज है। ये डायग्राम आए तो आराम से कर लेना इसको। आगे देखिए, लेकिन थोड़ा सा हमें स्पीड से भी चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा है। मेंडल के सिद्धांत या वंशानुक्रम के नियम, मेंडल के सिद्धांत या वंशानुक्रम के नियम। पहला नियम जो आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, ठीक है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि लक्षणों को असतत इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें कारक कहते हैं। जो लक्षण हैं उन लक्षणों को कुछ इकाई होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें कारक कहा जाता है। बाद में इन फैक्टर्स को क्या कहा गया, वर्तमान में इसे हम जीन कहते हैं, ठीक है। कारक जोड़े में उपस्थित होते हैं, ये जोड़े में होते हैं। जैसे हमने एलील्स की बात करी ना, उसमें लंबा और बोना, वो क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। कारकों की एक असमान जोड़ी का एक सदस्य प्रकट यानी कि प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये एक कारक है, और इस कारक की जोड़ी के अंदर ये तो प्रभावी है और ये अप्रभावी है, ठीक है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, प्रभाविता का नियम हो गया। यानी कि इसके अंदर एक तो प्रभावी अपने आप को मतलब प्रकट कर रहा है और एक क्या कर रहा है, छुपा रहा है। दूसरा नियम आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम। इसमें क्या होता है, देखिए यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि एलील कोई सम्मिश्रण नहीं दिखाते और दोनों लक्षणों को F2 पीढ़ी में इस तरह से
पुनः पर्याप्त किया जाता है, हालांकि इनमें से एक F1PD में नहीं देखा जाता। जैसे यहाँ पर F1PD प्राप्त हुई ना, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी बिना, तो इसमें सभी शंकर लंबे थे, लेकिन बाद में जब F2PD आई तो इसमें क्या हो गया, कैपिटल टी भी मिल गया, स्मॉल टी भी मिल गया। कहने का मतलब ये समिश्रण नहीं दर्शाते, अपने लक्षण कभी भी या F2PD के अंदर ये प्रदर्शित करते ही हैं, स्वतंत्र रूप से या पृथक रूप से अपने लक्षण दिखाते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान माता पिता में मौजूद एक जोड़ी लक्षण के कारक या एलील जो होते हैं, जीन जो होते हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब शुरुआत में हम गेमेट बनाते हैं तो उस समय यहाँ पर गेमेट बनाएंगे ना तो अलग हो जाएंगे, और बाद में क्या हो जाते हैं, ये अपना लक्षण अलग अलग प्रकट करते हैं। जैसे कि एक युग्मक केवल 2 कारकों में से एक प्राप्त करता है। जैसे यहां पर हम बात करें, जैसे यहां पर ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इसके युग्मक बनाएंगे ना तो एक तो कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। एक कैपिटल टी इसमें युग्मक बनाएंगे तो एक तो कैपिटल टी बनेगा और ये कैपिटल टी बनेगा, ये दोनों साथ में नहीं आते। कहने का मतलब ये, तो ये पृथक्करण का नियम है। समयुग्मजी जनक समान युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। समयुग्मजी होते हैं तो समान युग्मक बनते हैं, और विषम युग्मजी है तो असमान युग्मक बनते हैं। ये चीज मैंने पहले बता दी आपको। तो विषम युग्मजी जनक जो होते हैं 2 प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 2 जीनों की वंशागति, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम देखिए स्पीड से कोशिश करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और हम थोड़ा सा चैप्टर भी लंबा है। अगर वैसे क्लास लेना तो कम से कम 4-5 क्लास में पूरी हो। देखिए यहाँ पर पेरेंट के रूप में यहाँ पर 2 लक्षण, पहले हमने एक लक्षण लिया था लंबा बोना, यहाँ पर क्या 2 लक्षण साथ में ले लिए, एक तो राउंड यानी कि गोलाकार बीज ले लिए और एक येलो कलर के बीज ले लिए, 2 लक्षण हो गई, ठीक है ना। एक तो राउंड और येलो, इधर से व्रिंकल्ड सिकुड़ा हुआ और एक ग्रीन कलर का येलो ले लिया, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, ठीक है। राउंड को हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया और येलो को हमने कैपिटल वाई से, इधर व्रिंकल्ड को स्मॉल आर, ग्रीन को स्मॉल वाई। गेमेट प्राप्त हुई, हमने गेमेट कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे यहाँ पर कैपिटल वाई है, और तो यहाँ पर कहेंगे इसका हम आर ले लेंगे और इसका वाई ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा गेमेट, इसका वाई ले लेंगे, इसका आर ले लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें तो स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसमें से एक तो आर हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, एक गेमेट ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गेमेट बनाना भी आपको आना चाहिए। अब हम गेमेट मिल गए, गेमेट के बाद में इसका परागण करवा देते हैं। परागण कराने के बाद या क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन होती है उसमें हमें राउंड येलो प्राप्त होती है, राउंड येलो ये बीज प्राप्त होते हैं। लेकिन ये कैसे हैं, संकर, ठीक है ना, ये याद रखें, ये कैसे हैं, संकर है। और इनका जो देख सकते हैं आप कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये प्राप्त होता है। अब इनका हम 100 परागण करवाते हैं, ठीक है। 100 परागण के लिए हमें गेमेट बनानी है, तो गेमेट कैसे बनेंगे एक बार देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इनका गेमेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आर वाई और आर वाई, ठीक है। अब इस आर को वाई के साथ कर देते हैं, आर वाई सॉरी स्मॉल नहीं कैपिटल आएगी, कैपिटल और इस आर को इस वाई के साथ, ये गेमेट बन गई, ठीक है। और इन गेमेट को हम इस चेकर बोर्ड में रख देते हैं। एक साइड में देखिए ये बनाना आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, और इस तरफ ये रख दिया, दोनों का हमने क्या कर लिया, संकरण करवा दिया। देखिए संकरण करवाना ये आपको हाथ से करेंगे ना तो बहुत इजी रहेगा। एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसी जगह पे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हमने इसको इसके साथ में करवाया, तो देखिए सभी हमें क्या हो गई, ये होमोजाइगस कंडीशन में या कैपिटल के रूप में हमें प्राप्त हो गए, जो कि प्रभावी हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब हमने इसका किसके साथ में करवाया, एक मिनट, हाँ इसका हमने इसके साथ में करवा देते हैं, ये वाला इसके साथ में। तो ये हमने देखिए कैपिटल, एक मिनट ये ऐसे कैसे करते हैं इसमें, इसके साथ में देखिए ये करके दिखाता हूं मैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो टाइम तो लगेगा। मेन चीज यही है, टाइमिंग वाली समस्या है। देखिए कोशिश करना आप लोग करना इसको, अगर मैं इसको बनाने लगा ना कम से कम आधी घंटा इसी में खराब हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं अलग से इसका क्लास बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये चीजें, अब इसको इसके साथ में किया तो ये प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम इसके साथ में करते हैं, ठीक है। इसके साथ में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई बड़ी है तो वाई यहाँ पे भी बड़ी आ गई, कैपिटल आर वाई वाई, ठीक है।
इसके बाद में इसको इसके साथ में करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर ये प्राप्त हो गया। और यहाँ पर देखिए कैपिटल ये y आ गई और स्मॉल y आ गई, ठीक है। इसके बाद में इसका हमने इसके साथ में किया तो ये प्राप्त हो गया। अब ये दूसरा ले लेते हैं, इसका हम इसके साथ करते हैं तो इसके साथ करेंगे तो हमें क्या, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसके साथ में करते हैं, इसके साथ में करेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा प्राप्त होगा, ये हो गया, ये वाला ले रही हैं तो ये वाला, सॉरी ये इसके साथ में करेंगे तो ये वाला प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, सॉरी यहाँ ये रहा, ये यहाँ पे है, ये प्राप्त होगा। ये यहाँ पे चेकरबोर्ड थोड़ा सा इस साइड में बना दिया, आप क्या करना एक स्क्वायर के रूप में बनाना, ये थोड़ा सा डिजाइनिंग अलग दे दी इसकी, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पहले इसके साथ में करेंगे ना, इस लाइन से पूरे में करेंगे तो पहली लाइन ये आ जाएगी, दूसरी ये आ जाएगी, तीसरी ये और चौथी ये, इस प्रकार से होगा। और इसको आप कर लेना, क्योंकि ये मैं अगर यहाँ पे करने लगा ना, करके देखना, नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसके हम बात कर लेते हैं, देखिए आगे जो F2 जनरेशन में जो लक्षण पर रूप और जो जीन पर रूप है ना, उनकी बात करेंगे अभी। एक डायहाइब्रिड क्रॉस के परिणाम जहां दो माता पिता विपरीत लक्षणों के दो जोड़े से भिन्न थे, बीज का रंग, बीज का आकार ये हमने लिया और ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब इसके जो यहाँ पे एक मिनट, ये यहाँ दे रखी देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस के, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ दो जनकों के बीच एक क्रॉस है जो कि विपरीत लक्षणों के दो जोड़े में भिन्न है, जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई गोल पीला है, ठीक है। मटर के पौधे के गोल आकार और पीले रंग के बीच कैपिटल आर कैपिटल वाई ये क्या करते हैं, गोल और पीले रंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और झुर्रीदार आकार और हरे रंग के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। इनके मध्य संकरण करवाया गया, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट देख सकते हैं आप, ये वाला और ये वाला है, और गेमेट बनेंगे आपके ये और ये, ठीक। अब देखिए आगे, F2 अवलोकन करने के बाद मेंडल ने पाया कि पीले और हरे रंग को 3:1, F1 में तो यही प्राप्त होगा आपका 3:1, ठीक है। अनुपात में अलग किया गया, गोल और झुर्रीदार बीज के आकार को भी 3:1 में प्राप्त किया गया, ठीक है। द्विसंकर फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए किस प्रकार निकाले, एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ पे देखते हैं आपका। देखिए जो हमने F1 जनरेशन मोनो जो हाइब्रिड क्रॉस देखा था ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था, उसमें हमारा प्राप्त हुआ था 3:1 लक्षण पर रूप, ठीक है। जीन पर रूप मिला था हमें 1:2:1। इसी से हम क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या निकालेंगे, एक तो लक्षण पर रूप अनुपात और एक जीन पर रूप अनुपात। कैसे, देखिए जो 3:1 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3:1 से। पहले हमने इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 प्राप्त, ठीक है। अब इस 3 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्राप्त होगी, ठीक है। अब हमने इस 1 को हम इसके साथ करेंगे तो इस 1 को हमने 3 के साथ किया तो ये 3 प्राप्त होगी, ठीक है। अब इसे 1 को 1 के साथ किया तो 1 प्राप्त हो गया। ये आपका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, उसका लक्षण पर रूप आ गया। इसी प्रकार से आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की भी इसी से याद कर सकते हैं, 3:1 से 3:1 से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका लक्षण प्रारूप आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अब जीन प्रारूप कैसे निकालें, जीन प्रारूप बहुत आसान सी ट्रिक है, देख लेना है। जीन प्रारूप में देखिए पहला ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का याद होना चाहिए, 1:2:1। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1:2:1 से। कैसे, पहले हम ये वाला 1 लेते हैं, इसको हम सभी के साथ करते हैं तो पहले इसको 1 के साथ में किया, ठीक है। इसके साथ में किया 1 आ गया, ठीक है। इसके साथ में किया 2 के साथ में तो 1:2 हो गया। अब इसको 1 के साथ में फिर से किया तो 1 आ गया, ठीक है, अनुपात हो गया। अब क्या करते हैं, इस 2 को हम इस 1 के साथ में करते हैं तो 2 आ गया। इस 2 को हम इस 2 के साथ में करते हैं तो यहाँ पर 2 दूनी 4 आ गया। अब इस 2 को इस 1 के साथ में करते हैं तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब सेम मैंने 1 के साथ में करेंगे तो यही आएगा, तो ये आगे लिख देते हैं। 1 के साथ में 1 किया तो 1 और फिर 2 और फिर 1, ये आपका आ गया जीन प्रारूप अनुपात।
1:2:1:2:4:1:1:4:1:1 ये हो जाएगा आपका जीन अनुपात डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ये ट्रिक याद कर लेना, आप इसके आगे की भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस ही है। फिनोटाइपिक रेशियो देख सकते हैं, 9 गोल पीले हैं, 3 गोल हरे हैं, 3 झुर्रीदार पीले हैं, 1 झुर्रीदार हरा है, और 9:3:3:1 आपका द्विसंकर संकरण का फिनोटाइपिक रेशियो आ गया। ये चीज हम देख चुके हैं, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। डाई हाइब्रिड रेशियो देखिए, ये आप यहाँ पे देख लेना, जीनोटाइपिक रेशियो सेम यही है ना, यही मैंने वहां पे बताया था। ये आप इसमें जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाओ ना, वो चेकर बोर्ड बनाओ, उसमें मिलान करके देख लेना। ये चीज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप करके देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं करूंगा तो कम से कम आधा घंटा इसी में चला जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब 3 नंबर जो 3rd नंबर का लो आता है मेंडल का, उसकी बात करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट, स्वतंत्र अपयूहन का नियम 2022 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। स्वतंत्र अपयूहन का नियम, यह डाई हाइब्रिड क्रॉस के परिणामों पर आधारित है। पीछे हमने 2 रूल देखे थे ना, वो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे थे, और ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस पर है। इसमें कहा गया है कि जब एक से अधिक लक्षणों के जोड़े एक क्रॉस में शामिल होते हैं, एक से ज्यादा लक्षणों के जोड़े जब एक क्रॉस में शामिल होते हैं, तो कारक जोड़े स्वतंत्र रूप से लक्षणों की दूसरी पीढ़ी से, दूसरी जोड़ी से अलग हो जाते हैं। यानी कि हमने 2 जोड़े यहां पर लक्षणों के लिए, अगर जो फैक्टर हम बात करें या फिर जो कारक या जीन की हम बात करें, वो क्या करते हैं, दूसरी जो जोड़ी है ना, उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये आपका जो स्वतंत्र अपयूहन का नियम है। कहने का मतलब है, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आगे जैसे जैसे पीढ़ी दर जाएंगे ना, तो ये अपने लक्षण अलग से स्वतंत्र रूप से क्या हो जाएंगे, अलग से लक्षण अपने प्रकट करेंगे। ये आप ध्यान में रख लेना। जैसे हमने पीछे देखा था ना, यहाँ पर देखिए ये वाला, जैसे यहाँ पर हम ये वाला लक्षण है, तो यहाँ पर ये y अलग से आ गया। देखिए इन दोनों के साथ में y, ये y होना चाहिए, लेकिन ये y इसके साथ में आ गया। ऐसे यहाँ पर r आ गया, तो ये अपनी स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकट करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखें। प्रभाविता का नियम क्या होता है कि प्रत्येक जीन में एक विशेष विशेषता को व्यक्त करने के लिए जानकारी होती है। विषम युग्मज में 2 प्रकार के एलील होते हैं। प्रभाविता के उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ पे ये चीज पढ़ चुके हैं, वही चीज है, दोबारा ज्यादा इसके अंदर आपको ऐसे उलझने की जरूरत नहीं। ये क्या है, आइए एक जीन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एंजाइम का उत्पादन, कोई भी एक जीन लेते हैं, वो क्या करता है, एंजाइम का उत्पादन करता है। अब जीन की 2 प्रतियां हैं, यानी कि 2 एलील हैं, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। मान ले कि सामान्य एलील सामान्य एंजाइम का उत्पादन करेगा। ये सामान्य एलील है, कोई भी सामान्य ए यानी कि कोई एंजाइम है उसका उत्पादन करेगा, और जो कि सबस्ट्रेट एस के परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये जीन है, इस जो एंजाइम है उसके जो सबस्ट्रेट लेवल है उसके एस के परिवर्तन के लिए ये ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी प्रकार जो रूपांतरित या जो सामान्य या जो कार्यशील है, जो हमने सामान्य जीन लिया उसकी बात कर रहे हैं, अरूपांतरित जो कि मॉडिफाई नहीं है, ऐसा मान सकते हैं, संशोधित नहीं है। सामान्य या कार्यशील एलील यह आमतौर पर प्रभावी होता है, तो प्रभावी हमने ली थी यहाँ पे, प्रभावी होता है, मूल फिनोटाइप का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, जो फिनोटाइप शुरू में था वही फिनोटाइप लास्ट तक रहता है। रूपांतरित एलील की हम बात करें तो यह आमतौर पर अप्रभावी होता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि एक जीन का विचार करें जिसमें एंजाइम के उत्पादन के लिए जानकारी होती है। अगर मान लीजिए ये जीन ले रहे हैं ना, कोई भी एंजाइम का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर बी कर रहा है, अगर इसके साथ में ये जीन हो आ गया, कैपिटल टी भी आ गया ना, तो इस जीन का इसका कोई प्रभाव नहीं होगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है जैसे जैसे आगे पीढ़ी में जाते हैं वैसे। तो ये प्रभाविता के अगर उदाहरण है कि जो प्रभावी होता है ना, वो उस एंजाइम का, अगर किसी एंजाइम का निर्माण कर रहा है तो उसकी सबस्ट्रेट में जो परिवर्तन होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे देखिए, रूपांतरित एलील निम्न उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। रूपांतरित जो मॉडिफाई एलील होते हैं ना, रिसेसिव एलील, वो निम्न के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक तो सामान्य या कम कुशल एंजाइम के लिए, सामान्य एंजाइम का निर्माण कर सकते हैं, और बहुत ही कम कुशल जो सही तरीके से कार्य नहीं करता उसके एंजाइम के लिए निर्माण के लिए भी होते हैं। एक अकार्यात्मक एंजाइम जो कार्य नहीं करता है, कोई काम का नहीं है, उसका भी निर्माण कर सकते हैं। और कोई भी एंजाइम नहीं बना सकता, ये कंडीशन भी हो सकती है। 3 मामले हैं इसमें। फर्स्ट मामले में देखिए, या फर्स्ट जो स्थिति है उसमें देखिए, तो संशोधित एलील है वो असंशोधित एलील की तरह फिनोटाइप का उत्पादन करेगा। यानी कि संशोधित वो मॉडिफाई जो है वो अमॉडिफाई, या फिर कह सकते हैं संशोधित वो
संशोधित एलील है ना उसके समान, तो स्मॉल टी है ये कैपिटल टी के समान काम करेगा। इस प्रकार संशोधित एलील अनमोडिफाइड एलील के बराबर, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फर्स्ट पोजीशन स्थिति ये हो सकती है। दूसरा है, दूसरे या तीसरे मामले में क्या होगा, इसमें और इसमें फिनोटाइप केवल असंशोधित एलील के कार्य पर निर्भर करेगा, यानी कि इसका जो फिनोटाइप है, कोई भी पादप है या कुछ भी ले रहे हैं वो उसका फिनोटाइप केवल इस पर निर्भर करेगा। तो इसमें क्या होगा, यह संशोधित एलील अप्रभावी हो जाएगा। जो ये संशोधित एलील है ये अप्रभावी होगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है, स्मॉल टी और यहाँ पर कैपिटल टी है, ये इसके समान कार्य कर रहा है, ये इसके समान कार्य कर रहा है, तब तो क्या हो जाएगा, ये अनमोडिफाइड एलील के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, और यहाँ पर कैपिटल टी, इसमें होता क्या है कि ये असंशोधित एलील के कार्य पर, यहाँ पर हम बात करें तो लंबा लक्षण है ना, यहाँ पर बोना थोड़ी बोल सकते हैं, ये बोने को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये लंबा लक्षण है। तो ये क्या करेगा, इसका जो कैरेक्टर है या फिर कह सकते हैं एलील है वो इसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ये अप्रभावी के रूप में काम करेगा। तो ये हो जाएगा रूपांतरित एलील निम्न के लिए उत्पादन के लिए रेस्पॉन्सिव होते हैं। आगे देखिए वंशानुक्रम के अन्य पैटर्न, गैर मेंडेलियन वंशानुक्रम, यानी कि कुछ अन्य है जो मेंडेलियन के अपवाद के रूप में हम देखते हैं। पहला आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। देखिए इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, यहां पर मैं बताऊं क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वंशानुक्रम जिसे विषम युग्मजीय संतान दो पैतृक विशेषताओं के साथ मध्यवर्ती लक्षण दर्शाती है। जैसे यहां पर हम बात करें, एक तो आपका पुष्प वाई से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, इनमें संकरण करवा दिया। ये कैसा, गुलाबी नहीं, लाल रंग में लेते, ये लाल रंग का पुष्प है और ये आपका सफेद रंग का है, ठीक है। और अब क्या हुआ, जो फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हुई ना उसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें जो आपका नया लक्षण आया वो गुलाबी रंग का प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो गई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि ये जो डोमिनेंट है ना प्रभावी, ये पूर्ण रूप से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, ये हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये एग्जाम्पल याद रख लेना। स्नैपड्रैगन में फूल का रंग, डॉग फ्लोर भी बोल सकते हैं इसे, एंटीरेनम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसी का नाम है। स्नैपड्रैगन पुष्प का जो रंग है, और मिराबिलिस जलापा जिसे 4 o'clock प्लांट भी कह देते हैं, इनमें क्या होता है, जो पुष्प का रंग होता है सेम ऐसा ही होता है। इसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो अनुपात होता है वो समान होता है। अब आगे इनका स्वपरागण कराएंगे ना तो वो स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका कराएंगे कैपिटल वाई, और यहाँ पर आ जाए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर स्मॉल वाई, ठीक है। ये तो कैसा हो जाएगा आपका लाल रंग का, ये दोनों हो जाएंगे आपके किस रंग के, गुलाबी रंग के, और ये हो जाएगा आपका सफेद रंग का, ठीक है ना, ये चीज है। और ये यहाँ पे दर्शाई भी गई, देखिए फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 1 लाल 2 पिंक और 1 व्हाइट, ये तो फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक देखिए तो सेम ही है, 1 लाल और 2 आपके यहाँ पर हो जाएंगे जो कि विषम युग्मजीय हैं, हेटेरोजाइगस, पिंक कलर के, और 1 आपका व्हाइट कलर का हो जाएगा। 2019 में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल आर स्मॉल आर पूरी तरह से यहाँ पर प्रभाव अपना नहीं दर्शाता है, ठीक है। मटर के पौधे अन्य लक्षणों में भी अपूर्ण प्रभाविता दर्शाते हैं, यानी कि कुछ और लक्षण उनमें भी ये प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ, वही चीज है, दोबारा से देख लीजिए। ये रेड पुष्प है और ये व्हाइट पुष्प है, कैपिटल आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर स्मॉल आर से गेमेट बनाए, गेमेट कैपिटल आर बन गया, यहाँ पर स्मॉल आर बन गया। दोनों का हमने F1 जनरेशन में जो क्रॉस कराने पर प्राप्त हुआ वो सभी पिंक कलर के पादप प्राप्त हुए, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। फिर F2 जनरेशन में क्या किया, ये गेमेट इधर से ले लिए, ये गेमेट ले लिए, इनका संकरण करवाया। एक तो हमें रेड प्राप्त हुआ, 2 हमें पिंक कलर के प्राप्त हुए और 1 व्हाइट कलर का। तो ये रेशियो जो मिला 1:2:1, और जीनोटाइप भी 1:2:1, ये रेशियो हमें प्राप्त हुआ। मतलब ये आपके मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, उसका एक अपवाद है। मेंडल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, 3:1 और 1:2:1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कोडोमिनेंस, ये दूसरा अपवाद है। कोडोमिनेंस यानी कि सहप्रभाविता। सहप्रभाविता का मतलब क्या होता है, उसमें तो क्या है कि वो जो प्रभावी लक्षण है ना, या प्रभावी जो एलील है वो अपना लक्षण अपने आप को पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर क्या होता है कि वो उसके साथ में, यानी कि जो अप्रभावी और प्रभावी दोनों मिलकर के लक्षण प्रकट करे तो वो सहप्रभाविता हो जाएगी। वह वंशानुक्रम जिसमें जीन के दोनों एलील एक संकर में व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कि मानव में ABO रक्त समूह है।
यहाँ पर देखिए अगर ए बी ब्लड ग्रुप लेना हम मनुष्य के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर ए प्रभावी अपना प्रभावी लक्षण दे रहा है और बी भी दे रहा है, इसी कारण तो इसको हम ए बी ब्लड ग्रुप ले रहे हैं और ये दोनों ही प्रभावी हैं, दोनों साथ में लक्षण अपना प्रकट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सह प्रभाविता। ठीक है, ए बी रक्त समूह में जीन आई, ये आई है, आई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह जीन चीनी पॉलीमर एंटीजन के उत्पादन को नियंत्रित करता है, चीनी यानी कि शुगर, जो आरबीएस नहीं है, आरबीसी है, आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली से फैलता है। जीन आई में 3 एलील, देखिए ये चीज आपको यहाँ पे समझा देता हूं। यहाँ पर क्या होता है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई में 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। ठीक है, अगर आई ए है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा आई ए। ठीक है, आई बी है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा आई बी। ठीक है, आई ए और आई बी है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा आई ए बी। ठीक है, दोनों ही हमारा, ये सहप्रभाविता का एग्जांपल है। ठीक है, अब और कंडीशन हम बात करें तो एक तो आई ए और आई ओ आ गया तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आई ए होगा। क्यों? क्योंकि ये ओ आपका अप्रभावी है और ए प्रभावी है। इसी प्रकार से आई बी और साथ में आई ओ हो गया तो यहाँ पर आई बी होगा आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर ये कंडीशन मिल जाए आई ओ और आई ओ, तब आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आई ओ ब्लड ग्रुप होगा। ये चीज यहाँ पे लिखी गई है, चीज ये देख लेना यहाँ पर, और ये नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका। ठीक है ना, ये चीज देख लेना, वही चीज है जो मैंने ये बताई है ना, वही चीज यहाँ पे बताई है। यहाँ पे याद ये रखना कि यहाँ पर जो ए और बी है ना, ये आपके प्रभावी लक्षण है। ठीक है, ये आपको, ये अगर उपस्थित है तो ये रिप्रेजेंट होंगे ही। अगर साथ में आपका ओ है ना तो ओ से कोई मतलब नहीं, अगर दोनों ही ओ है आई ओ तो आपका ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये 2015 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया, 2020 में भी यहाँ से। आगे देखिए कोडोमिनेंस यानी कि सहप्रभाविता के, वही चीज है यहाँ पर मैंने बताई है। देखिए आई ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, तो इसमें आई ए आपका एलील्स पेरेंट 2 है, ये पेरेंट फर्स्ट पेरेंट 2 है, तो इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया तो आई ए प्राप्त हो गया और ब्लड ग्रुप आई ए हो गया। इसी प्रकार एक पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये आई बी है, तो आई बी दोनों ए और बी दोनों क्या प्रभावी हैं, तो ये दोनों आ जाएंगे ए और बी, तो मतलब आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि ए ब्लड ग्रुप वाले महिला ने बी ब्लड ग्रुप वाले महिला के साथ शादी की तो होने वाली संतान में किस प्रकार का ब्लड होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, करके देख लेना। चलो एक एग्जांपल करके देखेंगे। यहाँ पर आई ए है और यहाँ पर आई ओ कर सकते हैं इसको ओ। ठीक है, तो ये आएगा तो आई ए आ जाएगा, आप ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर आई बी और आई ए है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, सेम है। आई बी और आई बी है तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर आई बी और आई ओ है, ये ओ मान सकते हैं इसे, तो यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर आई ओ और आई ओ है तो ये आपका ओ ब्लड ग्रुप होगा। एक ही कंडीशन, मान लीजिए कि कोई महिला ए ब्लड ग्रुप की है और इसकी शादी हो जाती है ओ ब्लड ग्रुप वाले पुरुष के साथ में, तो होने वाले संतान में किस प्रकार का ब्लड होगा। तो एक तो ये कंडीशन बन जाएगी आई ए, ठीक है, और एक हो जाएगी आई ओ। अब इसकी हम बात करें तो इनका क्रॉस करवा दो, एक तो हो जाएगा आई ओ सॉरी, एक दूसरी जो कंडीशन होगी ये इसके साथ में करेगा तो आई ओ। ठीक है, और लेकिन हम इनके साथ में करेंगे ना तो ब्लड ग्रुप ए ही आएगा, याद रख लेना ये चीज। ठीक है ना, अगर यहाँ पर और चेंज करके देखेंगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे माता पिता का ब्लड ग्रुप है ना, उनकी आप ये याद रख लेना एलील्स है या इनमें जीनोटाइप किस प्रकार का, वो याद रख लेना। आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। करके देखना, ये चीज करोगे ना तभी होगा ये चीज। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के आपको वैसे करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको करके देख लेना कि इसकी शादी इसके साथ में करके अलग अलग करके देख लेना, आराम से निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको संकरण करवाना आना चाहिए। जब आई ए और आई बी एक साथ मौजूद हो तो दोनों अपने प्रकार के श्रृंखला व्यक्त करते हैं और ये सहप्रभाविता के कारण है। तो ये बता चुका हूं कि आई ए और आई बी दोनों ही प्रभावी हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये सहप्रभाविता हो जाता है। आगे देखिए मल्टीपल एलिलिज्म या बहुजीनी, या 2 से अधिक एलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं। 2 से अधिक एलील हैं और कोई एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो वो मल्टीपल एलिलिज्म। जैसे कि एबीओ रक्त समूह, इसमें 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई। ठीक
ठीक है, IO कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक व्यक्ति में केवल 2 एलील मौजूद होते हैं, एक से अधिक एलील केवल एक आबादी में पाया जाता है। देखिए ये एग्जाम्पल कैसे दिए हैं, 2 से अधिक एलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, तो ये 2 से अधिक एलील हैं और आपके ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ब्लड के अंदर उसके अंतर्गत आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसका ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा या AB होगा या O होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति में केवल 2 एलील मौजूद हैं, तो एक से अधिक एलील केवल एक आबादी में पाए जा सकते हैं। आगे देखिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशानुक्रम, इसका मतलब क्या होता है? पॉलीजेनिक मतलब क्या होता है कि एक से अधिक जो आपके जीन है और ये क्या कर रहे हैं, कोई एक लक्षण को क्या कर रहे हैं, कोई एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं। बहुत सारे क्या है जीन है और वो कोई एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, जैसे कि हमारी त्वचा का रंग है, मानव की ऊंचाई है, ये चीजें, जैसे मानव की ऊंचाई फिक्स थोड़ी है 5 फुट होगी और दूसरी आपकी 3 फुट मिलेगी, उसके बीच में भी हो सकता है 5.4 हो सकता है, 6 हो सकता है, उससे ऊपर 8 भी जा सकता है। तो ये क्या होता है कि एक से अधिक जीन है वो कोई एक लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं। वह वंशानुक्रम जिसमें कुछ लक्षणों को कई जीनों द्वारा या बहुजीन कई जीनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मतलब कोई भी लक्षण है उसको कई जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 2007 में यहाँ से क्वेश्चन बना है, जैसे एग्जाम्पल है इसके याद रख लेना, मानव त्वचा का रंग, मानव ऊंचाई, ये AIPMT 2007 में यहाँ से क्वेश्चन बना, तो बन सकता है, याद रखना। यह पर्यावरण के प्रभाव पर विचार करता है। एक बहुजीनी विशेषता में फिनोटाइप प्रत्येक एलील के योगदान को दर्शाता है, फिनोटाइप है वो प्रत्येक एलील के योगदान को दर्शाता है, अर्थात प्रत्येक एलील का प्रभाव योजक होता है। तो याद रख लेना, यहाँ पर बहुजीनी का मतलब होता है बहुत सारे जीन किसी एक लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं। आगे देखिए, मानव त्वचा का रंग, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मान ले कि 3 जीन है ABC, मानव त्वचा के रंग को नियंत्रित करते हैं। प्रभावी रूप कौन कौन सा, A, B और C, ये क्या करते हैं, गहरे त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, गहरे डार्क, और हल्के त्वचा के रंग के लिए a, b और c, ये अप्रभावी रूप है। सभी प्रभावी एलील A, B, C के साथ जीनोटाइप सबसे गहरा त्वचा का रंग देगा। अगर ये सभी उपस्थित हैं तो वो गहरे त्वचा वाला व्यक्ति होगा। सभी अप्रभावी एलील इस प्रकार से उपस्थित हैं, कैपिटल के रूप में है, तो उनका जीनोटाइप सबसे हल्का त्वचा वाला रंग देता है। इस प्रकार 3 प्रभावी एलील और 3 अप्रभावी एलील के साथ जीनोटाइप एक मध्यवर्ती त्वचा का रंग, अगर इनका हम संकरण करवाएं और कोई तीसरा हमें एक कंडीशन प्राप्त होती तो वो क्या करेगा, मध्यवर्ती, इन दोनों के बीच का रंग हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के एलील की संख्या किसी व्यक्ति में त्वचा के गहरे या हल्केपन को निर्धारित करती है। तो प्रत्येक प्रकार का जो एलील होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति में उसका त्वचा का गहरा होगा या हल्का रंग होगा, वो उसका निर्धारण करती है। और ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशानुक्रम का। एक होता है प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर कई लक्षण है और उन कई लक्षणों का नियंत्रण एक जीन के द्वारा किया जाता है, एक जीन के द्वारा। ठीक है, देखते हैं 2023 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। यहाँ एकल जीन कई फिनोटाइप अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करता है, कई लक्षणों को कंट्रोल करता है। इस तरह के जीन को प्लियोट्रोपिक जीन कहा जाता है। 2015 में यहाँ से क्वेश्चन बना, 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखिए, ज्यादातर मामले में प्लियोट्रोपी की क्रिया में उपापचय मार्गों पर एक जीन का प्रभाव होता है। जो उपापचय क्रिया होती है ना, जो पाथवे होते हैं, उनमें जीन का कोई प्रभाव देखने को मिलता है जो भिन्न फिनोटाइप में योगदान देता है। फिनाइल कीटोन यूरिया और सिकल सेल एनीमिया में उत्परिवर्तित जीन के कई फिनोटाइप प्रभाव होते हैं। ये जो दोनों बीमारी है ना, इसमें प्लियोट्रोपी के एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं, जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया मानसिक मंदता, बालों में कमी, त्वचा रंजकता का कारण बनता है। अगर फिनाइल कीटोन यूरिया किसी व्यक्ति को रोग हो गया तो इसमें बहुत सारे जो लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करने वाले जीन में दिक्कत हो जाती है, और उस जीन में दिक्कत होने से ये चीजें हमें देखने को मिलती है। मानसिक मंदता है, बालों में कमी है, त्वचा का रंजक या स्किन पिगमेंटेशन या त्वचा का रंजकता, ये कारण है, ये लक्षण है जिनको ये कंट्रोल कर रही थी जीन, उसी में दिक्कत हो गई और उसमें दिक्कत होने से फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। और देखिए यहाँ पर जैसे मटर में स्टार्च संश्लेषण, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये इसी के एग्जांपल हैं। 2015 में यहाँ से क्वेश्चन बना। मैंने चौथी जो लाइनें पहले पढ़ दी, ये 3 नंबर है और
हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैंने बताया भी है, और इसको हम आगे डिटेल से भी देखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया को। तो याद रखिए कि कई लक्षण हैं, उनको किसी एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाए तो प्लियोट्रोपी हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे देखिए, मटर पादप में स्टार्च का संश्लेषण। स्टार्च को कैपिटल बी जीन द्वारा प्रभावी ढंग से संश्लेषित किया जाता है, इसलिए बड़े स्टार्च कणों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि ये प्रभावी है तो ये क्या करेगा, बड़े स्टार्च के कणों का संश्लेषण करेगा, और ये अप्रभावी है तो इनमें स्टार्च संश्लेषण की कम दक्षता होती है, यानी कि ये क्या करेगा, छोटे स्टार्च कणों का उत्पादन करेगा। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। स्टार्च कणों का आकार भी अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है, मतलब ये आपके मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये भी अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। तो ये अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल हो सकता है, याद रखना। आगे देखिए, वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत। वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मेंडल का काम 1900 तक अपरिचित रहा, क्योंकि उस समय क्या है, ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, लेमार्क वगैरह, ये अलग अलग कार्य कर रहे थे, तो इस कारण से इनका जो कार्य है ना थोड़ा सा टिपिकल भी लगा लोगों को, कुछ नई नई चीजें इन्होंने खोजी, ऐसे चीजें बताई कि जो उस समय जानकारी भी नहीं थी। इस कारण से इनको उस समय इसके बारे में मतलब लोगों को पता नहीं चला इतना ज्यादा, लेकिन बाद में 1900 ईस्वी के बाद में धीरे धीरे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी फैली थी। और सबसे कारण ये था कि संचार आसान नहीं था उस समय, कारण ये था कि संचार नहीं था। इसको मतलब इन्होंने जो प्रयोग उस समय किया था तो वो पूरे विश्व में फैलने के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि पूरे विश्व में उस चीज को फैलाया जा सके। गणितीय दृष्टिकोण नया और अस्वीकार्य था, मतलब थोड़ा टिपिकल लगता था ये चीजें। मेंडल कारकों के अस्तित्व के लिए भौतिक प्रमाण प्रदान नहीं कर सका, जो कारक फैक्टर बताए थे ना उनको फिजिकली या भौतिक रूप से उनका प्रमाण नहीं दे सका था। स्थिर और अज्ञात इकाइयों के रूप में जीन कारकों की अवधारणा प्रकृति में देखी गई निरंतर भिन्नता की व्याख्या नहीं कर सका, यानी कि उन जीन में जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों की व्याख्या वो नहीं कर सका। इस कारण से कुछ कारण ये थे जिनके कारण उनको प्रसिद्धि नहीं मिली थी। 1900 में 3 वैज्ञानिक आए थे, एक तो डिवरीज, कोरेंस और वोन सेरमोक। इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र रूप से मेंडल ने जो खोज प्रयोग किए थे ना उसी प्रकार से प्रयोग करके मेंडल के जो रूल थे उनको दोबारा से इन्होंने उनका पता लगाया, उनको खोजा, और इसके बाद में मेंडल को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये आपके उससे संबंधित है, आपका जो माइटोसिस है ना, डायग्राम दे रखा आपकी उसमें एनसीईआरटी की बुक में, तो इसको मैं बता देता हूँ। ये वही चीज है, ज्यादा इसमें कोई टिपिकल नहीं है। जो आपको अगर माइटोसिस आता ना, म्यूसिस माइटोसिस जो डिवीजन आता है, ये म्यूसिस का ही है, म्यूसिस आता है तो वही चीज दे रखी है, गुणसूत्र में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज वाली चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है ना, ये देख लेना। आगे देखिए, वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत 1900 ईस्वी में दिया गया था, और ये किसने दिया था, वाल्टर सटन और थियोडर बावेरी नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। इंपोर्टेंट है। इन्होंने बताया कि जोड़ी और गुणसूत्र की एक जोड़ी का पृथक्करण उनकी द्वारा किए गए कारकों की एक जोड़ी को अलग कर देता है। यानी कि कोई भी एक जोड़ी हमने जो गुणसूत्र लिए थे ना, उन गुणसूत्रों के अंदर जो जीन पाए जाते हैं तो वो जीन उन गुणसूत्रों को अलग कर देते हैं। किसकी वजह से, उन कारकों की वजह से या उन जीन्स की वजह से। सटन ने मेंडेलियन सिद्धांतों के साथ गुणसूत्र पृथक्करण को एकजुट किया और इसे वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत कहा। इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीजें वो नीचे दे रखी। देखिए, गुणसूत्र आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं ना आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। कैसे कि जो माता पिता से संतति के अंदर जो चीजें आगे जाने वाली होती है ना, वो सभी चीजें आपके गुणसूत्र के अंदर ही पाई जाती है, डीएनए के अंदर पाई जाती है। डीएनए गुणसूत्र में होता है, गुणसूत्र पर जीन पाई जाती है, ठीक है ना। दो समान गुणसूत्र एक समरूप जोड़ी बनाते हैं। समान गुणसूत्र है तो वो समान जोड़ी बनाएंगे। युग्मक निर्माण के दौरान समरूप जोड़ी अलग हो जाती है। जब युग्मकों का निर्माण करते हैं, मैंने बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इससे युग्मक बनेगा ना कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। स्वतंत्र जोड़े जो होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। तो ये वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत था, जिसमें बताया कि गुणसूत्र के एक जोड़ी का पृथक्करण जो होता है वो उनकी कारक जो होते हैं ना, जो जीन होते हैं, उनको अलग कर देता है। देखिए यहाँ पर वही चीज यहाँ पे दे रखी है। ये आपका म्यूसिस जो डिवीजन होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग बताया गया। ये एनाफेज है, एनाफेज फर्स्ट, म्यूसिस के अकॉर्डिंग एनाफेज सेकंड है, एनाफेज ये एनाफेज सेकंड और ये एनाफेज सेकंड। एक मिनट,
फेज की है, फिर जर्म सेल है, जर्म सेल, ये चीज आप देख लेना, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो लेकिन ये बता देता हूँ आपको ये चीजें। गुणसूत्रों में जीन यानी कारक मौजूद होते हैं, इसलिए जीन और गुणसूत्र समान व्यवहार करते हैं। गुणसूत्रों में जीन होते हैं तो इस कारण जीन और गुणसूत्र एक जैसा व्यवहार करते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन, जिसे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहते हैं, इन्होंने फल मक्खियों ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करके वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत को सिद्ध किया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने फल मक्खियों पर प्रयोग किया था। आगे देखिए, ये आनुवांशिक अध्ययन के लिए उपयुक्त सामग्री है क्योंकि ये सरल संश्लेषित माध्यम पर विकसित हो सकते हैं। मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, फल मक्खी की बात कर रहे हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की। इसमें कई प्रकार की वंशानुगत विविधताएं हैं जिन्हें कम शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी के साथ भी देखा जा सकता है। लघु पीढ़ी, छोटी पीढ़ी, क्योंकि इनका जीवन चक्र 12 से 14 दिन तक होता है। नर और मादा मक्खियों को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष महिला से छोटा होता है। ठीक है, प्रजनन पूरे वर्ष भर किया जाता है मधुमक्खियों के अंदर, और संभोग के अंदर यानी कि जब संकरण करते हैं तो उसमें सैकड़ों की संख्या में संतानें पैदा होती है। तो इस कारण से इन पे प्रयोग ये थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था और आसानी से इन पे इन्होंने अध्ययन किया जा सकता है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये सहलगनता और पुनर्संयोजन, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे लिंकेज, लिंकेज जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ऐसा मान लीजिए। देखिए आगे, लिंकेज एक गुणसूत्र पर 2 या 2 से अधिक जीनों का भौतिक संबंध है। लिंकेज मतलब सहलगन, आपस में जुड़े हुए हैं। वे स्वतंत्र वर्गीकरण नहीं दिखाते हैं, जैसे स्वतंत्र अपनी उनका नियम देखा था ना, इसमें अपने अलग अलग स्वतंत्र रूप से लक्षण प्रकट करते हैं, वैसा नहीं, दोनों मिलकर अपने लक्षण दिखाते हैं। नीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पुनर्संयोजन गैर पैतृक जीन संयोजनों की पीढ़ी है। पुनर्संयोजन क्या होता है कि 2 माता पिता से जो लक्षण आ गए ना, उनके अलावा कोई तीसरा ही लक्षण उन दोनों के मिलने से कोई नया लक्षण बन जाए तो वो होता है पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन। यह स्वतंत्र वर्गीकरण या क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, या तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र वर्गीकरण म्यूटेशन के कारण हो सकता है, या क्रॉस ओवर के कारण, जीन विनिमय के कारण होता है। मॉर्गन ने सेक्स से जुड़े जीन का अध्ययन करने के लिए ड्रोसोफिला में कई हाइब्रिड क्रॉस करवाए थे। तो ये नीट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि मॉर्गन ने किस पे, ड्रोसोफिला पे, ठीक है ना, ये याद रख लेना। और यहाँ पर क्रॉस भी दे रखे हैं। फर्स्ट क्रॉस इन्होंने किया, येलो बॉडी है और उसका व्हाइट आई की जो फीमेल है उसकी व्हाइट आई है, ये आपका अप्रभावी है, ये प्रभावी है, ठीक है ना, याद रख लेना। येलो और व्हाइट आई का क्रॉस करवाया था, ये मेल है, वाइल्ड जो कि प्रभावी, ये तो फीमेल के लक्षण जो कि अप्रभावी हैं, और ये मेल के लक्षण जो कि प्रभावी है, ठीक है ना, ये प्रभावी अप्रभावी। तो यहाँ पर क्या लिया, येलो और व्हाइट। येलो तो बॉडी थी उस मधुमक्खी की और व्हाइट आई थी। इस प्रकार यहाँ पर ब्राउन बॉडी थी उस मधुमक्खी की और रेड आई थी। इनका संकरण करवाया, एक तो ये। दूसरा संकरण इन्होंने क्या किया कि व्हाइट आई और मध्यम जो इनके पंख थे वो लिया। ये आपके कैसे लक्षण थे, अप्रभावी। और यहाँ पर रेड आई, लाल आंख और लार्ज विंग, लंबे पंख, जो कि वाइल्ड प्रभावी लक्षण थे। इनका आपस में संकरण करवाया और संकरण करवाकर इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला था वो हम आगे बात करें, ठीक है। ये चीज ध्यान में रख लेना, क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से संकलन करवाया, इससे क्या प्राप्त। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, शायद देख लेना। आगे देखिए, मॉर्गन ने इनकी F1 संतान को आपस में संकरित किया और यह पाया। देखिए वही चीजें हैं, यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकल रूप से लिखी, आगे डायग्राम भी मैंने ऐड किया है। दोनों जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हुए और F2 अनुपात में 9:3:3:1 से विचलित हो गए। मतलब F2 में अनुपात तो ये आना चाहिए आपका, लेकिन ये नहीं प्राप्त हुआ, इसे अलग ही प्राप्त हुआ। जीन X गुणसूत्र पर स्थित थे। जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित थे तो माता पिता के जीन संयोजनों का अनुपात गैर पैतृक प्रकार की तुलना में बहुत अधिक था। यानी कि माता पिता की जो जीन का संयोजन है उसके अलावा कुछ अलग प्रकार का हमें संयोजन देखने को मिला, और ये लिंकेज के कारण हुआ था, सहलगनता के कारण। सफेद आंख और पीले शरीर के जीन बहुत मजबूती से जुड़े हुए थे, मतलब ये प्रभावी थे, और केवल 1.3% पुनर्संयोजन दिखाते हैं। इनमें क्या होता है, पुनर्संयोजन बहुत कम देखने को मिलता, लगभग 99%, 98.7
परसेंट है जो रेशियो है ये आपका किसका संलग्नता का देखने को मिलता है। 1.3% पुनर्संयोजन का रेशियो देखने को मिलता है किसमें, जो पहला क्रॉस करवाया था उसमें। दूसरा क्रॉस हमने सफेद आंख और लघु पंख के जीन इनके मध्य करवाया। इनके जीन क्या होते हैं, शीतल रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो इनमें क्या होता है 37.2% 37.2% पुनर्संयोजन दिखाया गया। इसमें क्या कंडीशन थी कि 37.2% तो पुनर्संयोजन, इसके अलावा जो बच गए वो कैसे संलग्न जीव हो गए। और ये AIPMT 2010 और नीट 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मजबूती से जुड़े जो जीन है वो कम पुनर्संयोजन दर्शाते हैं, जो प्रभावी हैं वो कम पुनर्संयोजन दर्शाएंगे, और जो शिथिल रूप से जुड़े हुए वो उच्च पुनर्संयोजन दर्शाएंगे। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना ये। और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जो अभी क्रॉस करवाया था ना वही चीजें देखिए, येलो और व्हाइट, और ये आपके प्रभावी लक्षण है। इधर है व्हाइट और मध्यम बॉडी। पहला तो ये लिया था इन्होंने, ठीक है ना, क्रॉस बी और क्रॉस फेस्ट, ये पहला लिया था और ये दूसरा है, ठीक है, याद रख लेना। ये F2 जनरेशन में हमें ये मिला, और इसके बाद में ये F2 जनरेशन ये दूसरा संकर आ गया पेरेंटल, ये 98.7%, 1.3%, वही चीज है इधर 62.8%, इधर 37.2%। ये चीज बता चुका हूं आपको थ्योरेटिकल रूप से, ठीक है। आगे देखिए, अल्फ्रेड स्टूरवेंट ने जीन जोड़े के बीच की दूरी को मापने के लिए जीन जोड़े के बीच पुनर्संयोजन आवृत्ति का उपयोग किया और गुणसूत्र पर उनकी स्थिति को मैप के रूप में तैयार किया। तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और अब भी पूछा जा सकता है। ये इस प्रकार से मैप प्राप्त करने का श्रेय अल्फ्रेड स्टूरवेंट को दिया जाता है। इन्होंने पुनर्संयोजन आवृत्ति का उपयोग किया और गुणसूत्र की उनकी जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग उनका मैप तैयार किया। आनुवंशिक मानचित्रों का उपयोग जीनोम के अनुक्रमण में एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कि मानव जीनोम परियोजना। देखिए मानव जीनोम परियोजना में क्या है, उनकी जीन की स्थिति ज्ञात की जाती है, कितने जीन उसमें पाए जाते हैं, वो सभी चीजें तो वो मैप के अकॉर्डिंग ही होती है, आनुवंशिक मानचित्रों के माध्यम से या इनका उपयोग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। लिंग निर्धारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका लगभग हर एग्जाम में पूछा गया। 1 घंटा तो मेरा क्लास बहुत लंबी हो गई यार। ये तो देखिए, लिंग निर्धारण में शामिल गुणसूत्रों को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग निर्धारण में जो गुणसूत्र शामिल होते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहा जाता है, और ये XY होते हैं, ठीक है ना। इनमें X और Y गुणसूत्र शामिल होते हैं। ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो अन्य गुणसूत्र देखिए 46 होते हैं, जिसमें जो 2 गुणसूत्र होते हैं ना, जैसे XY मान सकते हैं, इसको निकाल दिया तो पीछे 44 गुणसूत्र बन गए। वो 44 गुणसूत्र कैसे होते हैं, 44 ये होते हैं ऑटोसोम्स प्रकार के, और ये पुरुष और महिलाओं में ऑटोसोम्स की संख्या, इनकी संख्या पुरुष महिलाओं में दोनों में समान मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम महिला की बात करें तो महिला के अंदर तो XX होगा, ठीक है, और पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। हैंकिंग 1891 ने इन्होंने क्या किया, कुछ कीटों में शुक्राणु जनन का अध्ययन किया और देखा कि शुक्राणु जनन के बाद 50% शुक्राणुओं को एक केंद्र की संरचना प्राप्त हुई और अन्य 50% शुक्राणुओं ने इसे प्राप्त नहीं किया। मतलब 50% एक केंद्र की संरचना और 50% के पास केंद्र था। हैकिंग ने इस संरचना को एक्स बॉडी कहा, इसे बाद में एक्स क्रोमोसोम भी कहा गया, एक्स बॉडी कहा इसे। तो ये हैकिंग ने इस प्रकार के बारे में बताया। आगे देखिए, लिंग का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बना है। इसको मिटा, देखिए इसमें 3 प्रकार के तंत्र हम पढ़ते हैं। पहला है एक्स जीरो बोल सकते हैं या ओ बोल सकते हैं, इसको जीरो मान सकते हैं तंत्र। यहाँ पर क्या होता है, पुरुष हेट्रोगेमिक होता है, पुरुष हेट्रोगेमिक होता है। देखिए ये वाला पुरुष होता है, यानी कि X0 X के साथ युग्मक और X के बिना युग्मक, ये वाला इसके साथ में कोई युग्मक नहीं होता है। महिला होमोगेमेटिक होती है, यानी पर X होता है। सभी युग्मक X गुणसूत्रों के साथ होते हैं। और ये किसमें देखने को मिलता है, इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, ये आपका लिंग निर्धारण हमें कीट जैसे कि टिड्डा और तिलचट्टा में देखने को मिलता है। याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन नीट 2019 में भी बना है और 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो 2 बार लगातार पूछा गया, ये सिर्फ 20, 21 और 20 निकला, तो 2 अब भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना ये कीट और टिड्डे में, टिड्डे और तिलचट्टे में, सॉरी। एक दूसरा आता है XXXY, ये हमारे अंदर देखने को मिलता है। इसमें पुरुष हेट्रोगेमिक होता है, मतलब पुरुष निर्धारित करता है कि होने वाली संतान क्या होगी, और महिला XX होती है, पुरुष XY और महिला XX। पुरुष हेट्रोगेमिक होता है तो पुरुष ही निर्धारित करेगा कि इसमें होने वाली संतान क्या होगी, और ये मानव और ड्रोसोफिला जो मेलानोगैस्टर
फलमखी है उसमें देखने को मिलता है। नीट 2019 में पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए ZZ ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ZZ और ZW इसमें पुरुष होमोगेमेटिक होता है, यहां पर इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में इसका उल्टा हो जाएगा, होमोगेमेटिक होता है पुरुष, इसका मतलब ये तो कोई निर्धारण नहीं करेगा, लेकिन महिला हेट्रोगेमेटिक होती है, ये करती है होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी। तो Z&W होता है ना हेट्रोगेमिक, तो ये हमें पक्षी में देखने को मिलता है कैपिटल ZZ ठीक है। XX0 XX XY ये तंत्र पुरुष विषमता वाले हैं, पुरुष हेट्रोगेमिक होता है इनमें, जबकि कैपिटल ZZ ये तंत्र महिला विषमता को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बने। आगे देखिए, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं, एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। महिला में अक्ष गुणसूत्र XX और एक जोड़ी मौजूद होते हैं। ये आपको बता देता हूँ कि थोड़ी पढ़ेंगे, थोड़ा समय ज्यादा खराब होगा। तो यहाँ पर महिला में तो XX होते हैं और पुरुष में XY होते हैं, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होगा, देखिए ये जो पुरुष होता है ना, ये लिंग के निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शुक्राणु निर्धारित करता है कि होने वाली संतान महिला होगी या पुरुष हो, बच्ची मेल होगी या फीमेल होगी। देखिए यहाँ पर महिला के अंदर अक्ष, पुरुष के अंदर XY है और महिला के अंदर XX है। अगर यहाँ से अक्ष आया, यहाँ पर ये अक्ष ले लिया और यहाँ से हमने अक्ष ले लिया, तो ये XX बना, XX बनेगा तो ये क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है। यहां से हमने Y ले लिया, ठीक है, यहां से X ले लिया तो ये XY प्राप्त हुआ। अगर XY प्राप्त हुई तो ये लड़का होगा। ये याद रख लेना, ये चीज हमें देखने को मिलती है और ये लिंग का निर्धारण होगा। बेसिक कंसेप्ट है, ये पढ़ चुके हैं आप, इसलिए इसमें ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा। तो शुक्राणु निर्धारित करता है कि होने वाली संतान पुरुष हो गया महिला, ये चीज यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। आप देख लेना, ये नोट्स में आपको आपके जो फेसबुक पेज है उस पर मिल जाएगा, और मेरी वेबसाइट है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, टॉपर्स एजुकेशन के ऊपर आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण देखिए, इसमें क्या हो रहा है, फीमेल जो होती है उसमें 32 जो कि द्विगुणित होती है फीमेल। मेल जो होता है ये अगुणित होता है, इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। फीमेल में क्या होता है, मियोसिस होता है, जिसे 16 2 गेमेट बनते हैं और फिर इससे मेल बनता है जो 16। इनमें क्या होता है, फिर निषेचन नहीं होता और इसी से क्या हो जाता है, मेल बन जाता है। और एक पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर फीमेल जो मेल है इसका निर्माण होता है, जिसे हम ड्रोन कह देते हैं, ठीक है, इसका निर्माण होता है। और फिर निषेचन होता तो उससे फीमेल भी बनती है द्विगुणित अवस्था। देखिए यहाँ पर यह एक व्यक्ति को प्राप्त गुणसूत्रों के सेट की संख्या पर आधारित है। जो गुणसूत्र प्राप्त होते हैं उसकी सेट की संख्या पर आधारित है। निषेचित अंडा एक महिला, निषेचित हो गया अंडा तो उससे या तो महिला बनेगी या फिर वर्कर बनेगी, क्योंकि वो द्विगुणित होते हैं, विकसित होते हैं। एक अनिषेचित अंडा जो होता है ये एक नर यानी कि ड्रोन के रूप में विकसित होता है। यहाँ पर एक अनिषेचित अंडा माने तो इससे एक नर ही बनेगा, इसे पार्थेनोजेनेसिस कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मादाएं द्विगुणित यानी कि 32 गुणसूत्र होते हैं उनमें, और पुरुष अगुणित जिसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। इसे हैप्लोडिप्लॉइड लिंग निर्धारण प्रणाली कह देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रणाली में पुरुष माइटोसिस द्वारा शुक्राणुओं का उत्पादन करता, उनके पिता नहीं है और ना ही उनके बेटे होते हैं, लेकिन उनके दादा होते हैं, उनके पोते भी होते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको आनी चाहिए, आराम से मैंने आपको बता। आगे देखिए, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स या उत्परिवर्तन और आनुवंशिक विकार क्या होते हैं। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हर एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बना है। चाहे आप पिछले साल का 2019 का 20 का 21 का कौन सा उठा लो, एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिलेगा। तो उत्परिवर्तन की हम बात करते हैं कि यह डीएनए अनुक्रमों में अचानक आनुवंशिक परिवर्तन है। अचानक से कोई परिवर्तन आ गया, वो किसी भी कारण से हो सकता है, तो वो हो जाएगा आपका डीएनए अनुक्रमों में अचानक परिवर्तन, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जीनोटाइप और जीव के फिनोटाइप में परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो बिंदु उत्परिवर्तन, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है, डीएनए की एकल आधार जोड़ी में परिवर्तन हो जाता है। कोई एकल आधार, कोई एक बेस पेयर में क्या हो जाता है, एक परिवर्तन देखने को मिलता है, इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, सिकल सेल एनीमिया। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन की बात करें तो इसमें एक बेस जोड़े का विलोपन, या तो विलोपन हो जाता है या फिर कोई नया जोड़ा आकर के जुड़ जाता है।
इसमें तो परिवर्तन होगा, और इसमें क्या हो जाता है, कोई नया जोड़ा आके जुड़ जाएगा या वो खत्म हो, एक जोड़ा यहाँ से निकल जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप डीएनए अनुक्रमों में स्थानांतरण हो जाता है। डीएनए खंड की या तो हानि होगी, विलोपन, या फिर लाभ होगा, डबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोमल असामान्यता है, इसका कारण इसी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण होता है। क्रोमोसोमल विपतन कैंसर कोशिकाओं में देखे जा सकते हैं ज्यादातर। उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले एजेंटों को उत्परिवर्तन जन कहते हैं। इसमें आपके क्या हो जाते हैं, उत्परिवर्तन करने वाले जो कैंसर जन्य जो पदार्थ होते हैं उनसे हो सकते हैं। और इसमें देखिए भौतिक उत्परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, जैसे कि भौतिक उत्परिवर्तन जन, जिनसे हमें उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। यूवी विकिरण हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें हो सकती हैं, एक्स किरणें हो सकती हैं। रासायनिक उत्परिवर्तन में सरसों गैस, फिनोल हो सकता है, फार्मेलिन हो सकता है। तो ये उत्परिवर्तन जन है जिनसे म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी फिलहाल क्वेश्चन देखे जाते हैं। वंशावली विश्लेषण, किसी भी फैमिली के बारे में हमें डिटेल पता प्राप्त करनी है तो ये वंशावली या पेडिग्री एनालिसिस हो जाएगा। मानव में नियंत्रण संकरण संभव नहीं है। कोई भी मानव है उसमें नियंत्रण मतलब कंट्रोल रूप से संकरण नहीं किया जा सकता। इसके लिए वंशानुक्रम के बारे में पारिवारिक इतिहास का अध्ययन का उपयोग किया जाता है और इसे हम वंशावली विश्लेषण कहते हैं। एक परिवार की कई पीढ़ियों में आनुवंशिक लक्षणों के इस तरह के विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। कम पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करने को, परिवार के इतिहास को दिखाने वाले प्रतिनिधित्व या चार्ट को वंश वृक्ष या वंशावली कहा जाता है। मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन का उपयोग एक विशिष्ट विशेषता, असामान्यता या बीमारी की विरासत का पता लगाने के लिए किया जाता है कि उसमें वो व्यक्ति कैसा था, कि उसकी पहली पीढ़ी कैसी थी, दूसरी कैसी थी, उसके पूर्वज कैसे थे, उसमें किस प्रकार की बीमारी हुआ करती थी। इनका पता लगाने के लिए वंशावली का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, आनुवंशिक विकार, देखिए यहाँ पर जीन या गुणसूत्रों में, ये इसकी हम बात करेंगे अभी आगे, जो पेडिग्री है ना इसकी, जीन या गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण विकार होते हैं। या तो जीन में या फिर गुणसूत्रों में परिवर्तन होंगे, उनसे क्या हो जाते हैं, कुछ डिजीज उत्पन्न हो जाती है, विकार उत्पन्न होते हैं। इन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेंडेलियन विकार जो मेंडल के अकॉर्डिंग हम बात करें, एक गुणसूत्रीय विकार। तो मेंडेलियन विकार की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एकल जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, या तो एकल जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन के कारण। वंशावली विश्लेषण द्वारा एक परिवार में मेंडेलियन कारकों की वंशानुक्रम के पैटर्न का पता लगाया जाता है। जो वंशावली विश्लेषण है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उसके पैटर्न का पता लगाते हैं। 2013 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। और इस प्रकार की जो हम बात करें उदाहरण है मेंडेलियन विकार की, वो हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, थैलीसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। नीट 2022 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, मेंडेलियन विकार प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। वंशावली विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि विशेषता प्रभावी है या अप्रभावी। ठीक है, तो ये कुछ रोग है यहाँ पर मेंडेलियन विकार, इनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये है वंशावली विश्लेषण। देखिए अगर आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है स्क्वायर के रूप में तो वो मेल होगा, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है तो वो फीमेल होगा, और ये स्ट्रक्चर है एक खड़ा प्रकार का इस प्रकार की, तो वो सेक्स, उसके सेक्स का हमें पता नहीं है। और बीच में अगर ये ब्लैक होल दे रखा है तो ये कैरियर मादा होगी, वाहक मादा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए तीनों स्थिति के अंदर इसमें क्या है, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स, कोई भी प्रभावित नहीं है, सभी स्वस्थ हैं। यहाँ पे ये कंडीशन दे दी तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हो जाएंगे, क्योंकि काला निशान दे दिया ना बीच में, तो मतलब काला मुंह करके आ गए, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये मैटिंग कर रहे हैं, मतलब आपस में संबंधित है, इनकी शादी हो गई, ये मान सकते हैं। ये कंडीशन देख ली तो पेरेंट विद अफेक्टेड चाइल्ड, ये दोनों माता पिता हैं, इनकी शादी होगी, यहाँ पे पेरेंट होगी, ये उन्होंने संकरण किया और इनसे शादी होगी, और जो बच्चा या संतति पैदा हुई वो अफेक्टेड थी, प्रभावित थी, उसको किसी न किसी प्रकार की डिजीज थी। ये कंडीशन अगर देखने को मिले, ये मेल और फीमेल की है तो ये डेथ का दिखाता है। ये कंडीशन मिले तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, मतलब आपस में रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, उनके बीच में अगर मैटिंग है तो वो ये दर्शाता, अगर डबल लाइन हो तो। अगर ये कंडीशन है उसके बीच में ये दर्शा दिया, और इसके बाद में ये नीचे एरो लाइन, फिर इस प्रकार से नीचे और दर्शा दिए। तो यहाँ पर पेरेंट, अब वो चिल्ड्रन, बेलो, नीचे चिल्ड्रन दे रखे हैं, ये अनअफेक्टेड है, किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है। तो ये ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं तो वो प्रभावित है। देखिए आगे, यह वंशावली विश्लेषण। ऑटोसोमल प्रभावी विशेषता जैसे कि मायोटोनिक डिसऑर्डर, ये यहाँ से क्वेश्चन बना है, ये नीट 2022 में यहाँ से क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है ये।
ऑटोसोमल प्रभावी विशेषता जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये ऑटोसोमल डिजीज है। ऑटोसोमल अप्रभावी विशेषता जैसे सिकल सेल, ये तो प्रभावी है ऑटोसोमल, और ये ऑटोसोमल अप्रभावी सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वही चीजें जो मैंने बताई थी, ये फीमेल है, ये मेल है, और इसमें ये जो दर्शाएगा ना, ये वाहक के रूप, ये मेल है, ये फीमेल है, ये जो कलरफुल दर्शाएगी ये मतलब रोगी है, ये मान लीजिए आप रोगी। ठीक है, देखिए हीमोफीलिया रोग की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे साई रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बात करेंगे। एक लिंग संलग्न रोग है, पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा, सेक्स लिंक्ड रोग है। लिंग संलग्न रोग है, अक्स लिंक्ड अप्रभावी बीमारी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिंग संलग्न अप्रभावी बीमारी है, इसमें खून के थक्के जमने में शामिल प्रोटीन प्रभावित होती है। मतलब हीमोफीलिया से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, उसको अगर चोट लग जाए तो उसका ब्लड लगातार बहता रहेगा, रक्तस्राव अधिक होता है। एक साधारण कट के परिणाम स्वरूप नॉन स्टॉप रक्त का स्राव होता है। रोग को दो एलील, एक तो H और एक स्मॉल h द्वारा नियंत्रित किया जाता है। H सामान्य एलील है और H हीमोफीलिया एलील है, यानी कैपिटल H ये तो सामान्य एलील और ये एलील है तो वो हीमोफीलिया से ग्रसित है। इस बीमारी में एक एकल प्रोटीन जो रक्त के थक्के में शामिल प्रोटीन प्रभावित करती है। इनमें से एकल प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो प्रोटीन होती है ना, उनको प्रभावित करती है। देखिए जो ये डिजीज पढ़ा रहा हूँ, ये बीच में हमने ब्लड वाला देखा, इनसे संबंधित क्वेश्चन है, मैं आपको अलग से करवाने वाला हूँ। लगभग प्रत्येक टॉपिक से 70-80 क्वेश्चन मैं आपके लिए बना करके लेकर आने वाला हूँ। ये जो सीरीज खत्म होते ही हमने वो सीरीज शुरू कर लेंगे, 2-2 चैप्टर डेली करेंगे उसमें। महिलाओं में हीमोफीलिया बहुत दुर्लभ है, महिलाओं में कम देखने को मिलता है क्योंकि ज्यादातर महिला वाहक होती हैं, क्योंकि यह केवल तब होता है जब माँ कम से कम वाहक होती है और पिता हीमोफिलिक जीवन के बाद के चरण में अव्यवहार्य। देखिए क्या कंडीशन होता है, एच के ऊपर अगर ये है एक्स लिंक्ड डिजीज है ये, तो ये चलो आगे ये दे रखा है, मैं आगे समझा देता हूँ। यहाँ पे दे रखी है ये कंडीशन देखिए, अगर एक्स एच है तो नॉर्मल फीमेल, ठीक है। अगर एक्स कैपिटल एच है, एक्स स्मॉल एच है, तो ये हेटेरोजाइगस फीमेल है और ये क्या है, कैरियर मतलब वाहक है, ये आगे डिजीज फैलाती है, ठीक है ना। इससे अपने होने वाले संतान में क्या करता है, ये डिजीज फैल सकती है। अगर दोनों पे स्मॉल एच है, हीमोफीलिया वाली जीन उपस्थित है, एलील उपस्थित है, तो ये हीमोफिलिक मादा होगी, ये हीमोफीलिया रोग से ग्रसित मादा होगी। अगर मेल की हम बात करें तो इसमें एक ही एक्स होता है और एक्स पे एच उपस्थित है, ये सामान्य जीन उपस्थित है तो नॉर्मल मेल होगा, और ये स्मॉल एच उपस्थित है, ये हीमोफिलिक मेल होगा। और इस प्रकार से ये क्रॉस करके जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं ना, उसी प्रकार से इनमें कौन ग्रसित और कौन ग्रसित नहीं है वो ज्ञात कर सकते हैं। ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, आराम से आप याद कर लेना, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक मैं करके बता देता हूँ, एक्स एच और ये एक्स वाई, और यहाँ पे ग्रसित नहीं है, इसका हम इसके साथ में कराएंगे तो एक्स एच एक्स हो जाएगा, इसका इसके साथ में कराएंगे तो एक्स एच, ये सॉरी एच स्मॉल ले लेते हैं, सामान्य थोड़ी करेंगे इसको, ये एच और ये एच, ठीक है। अब हम इसका करवा दिए, अब इसका इसके साथ में एक्स और इसका इसके साथ में एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर ये महिला पैदा हुई बच्ची तो ये वाहक होगी, ये लड़का हुआ या वाई है, लड़का हुआ तो ये रोगी होगा। तो ये चीज इस प्रकार से ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, आप ये कर लें, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया तो इसको हम करेंगे तो थोड़ा और समय लग जाएगा। ये देखिए साई रोग क्यों कहते हैं, देखिए रानी विक्टोरिया की पारिवारिक वंशावली कई हीमोफिलिक वंशजों को दर्शाती है, मतलब इनकी जो वंशज है उनमें हीमोफीलिया रोग देखा गया था, इसी कारण इसे साई रोग कहा जाता है, क्योंकि वह बीमारी की वाहक थी और इसका अध्ययन हेल्डेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे देखिए, एक आता कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। इसमें होता क्या है कि ये लाल और हरे रंग में जो व्यक्ति इससे ग्रसित होता है वो डिफरेंस नहीं पैदा कर पाता, ठीक है। तो इसमें देखिए लाल टिमकी भी दे रखी है गोले और ग्रीन कलर भी दे रखा है, तो ये इसीलिए बनाया, जो ये नहीं देख रहा ना, इसमें ग्रीन और लाल में भेद नहीं कर पा रहा, समझ लो कि वो वर्णांधता से ग्रसित है। एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, ये भी क्या है, लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, जो आंख के लाल और हरे शंकु में दोष के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप लाल और हरे रंग के बीच भेदभाव करने में विफलता होती है, डिफरेंट नहीं पैदा कर पाता। ये एक्स क्रोमोसोम में कुछ जीनों के उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये 8% पुरुषों और केवल 0.04% महिलाओं में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीन एक्स लिंक्ड होती है, एक्स के साथ में जुड़ी हुई होती है, और महिलाओं में क्या होता है, सामान्य एलील प्रभावी और अप्रभावी एलील्स
कलर ब्लाइंडनेस का कारण बनता है। देखिए एक्स के ऊपर अगर आपको एक्स दे रखा सीधा तो वो तो सामान्य होगा, अगर एक्स पे सी दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक विषम युग्मजीय महिला जिसके अंदर एक्स 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 सी है, देखिए विषम युग्मजीय एक्स एक्स सी है, तो इसमें बेटे के पास कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना है 50% संभावना है। मतलब 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चा उसमें क्या होगा, इस रोग से ग्रसित होगा, और ये महिला यहाँ पर वाहक होगी, याद रख लेना। ये एक बेटी कलर ब्लाइंड तभी होगी जब उसकी मां कम से कम एक वाहक हो और उसके पिता कलर ब्लाइंड हो। कैसे, देखिए अगर माता है अक्स सी और ये अक्स हो गया, ठीक है, और पिता है अक्स वाई, तब तो इसमें जो लड़कियां होगी वो स्वस्थ होगी। अगर पिता भी यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है तो होने वाली जो बच्ची होगी ना वो कैसी होगी, वाहक होगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये हो गया आपका वर्णांगता। अब आते सिकल सेल एनीमिया या रक्त की लाल कोशिकाओं की कमी। ये एक ऑटोसोम से जुड़ी हुई बीमारी है, मतलब सेक्स से संबंधित नहीं है, ये ऑटोसोम से संबंधित बीमारी है। यह माता पिता से संतानों में प्रेषित होती है जब दोनों साथी जीन या विषम युग्मजीय के लिए वाहक होते हैं। रोग को एलील HBS की एक जोड़ी द्वारा नियंत्रित करते हैं। ये HBS ये ऐसे है, ठीक है ना, द्वारा नियंत्रित करते हैं। सम युग्मजीय प्रभावी है तो ये स्थिति होगी, सामान्य होगा। विषम युग्मजीय है तो ये स्थिति देखने को मिलेगी तो वो वाहक होगा। सिकल सेल विशेषता वाले जो होमोजीनस अप्रभावी है तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। मतलब HBS देखने को मिलेगा, S देखने को मिलेगा और HBS, तब तो वो क्या होगा, रोगी होगा। ये कंडीशन होगी तो रोगी होगी। और HBA ये सामान्य और HBS तो ये वाहक होगा, ठीक है, और दोनों में A है तो वो सामान्य होगा। होता क्या है इसमें, देखिए दोष हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है उसके छठे स्थान पर वेलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड के प्रतिस्थापन के कारण होता है। वहां पर होना चाहिए तो ग्लूटामिक एसिड, लेकिन वहां पे क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। इस वेलिन के आने से क्या होता है, ये सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। 2009 और नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके वेलिन के आने से जो आपका ये दिव्य अवतलाकार जो आरबीसी होती है ना, उसका जो आकार हो जाता है हंसिया के आकार की या द्राप्ति की जैसी हो जाती है। इस प्रकार का आकार हो जाता है आरबीसी का। जीयूजी से जीयूजी तक बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडोन में एकल आधार प्रतिस्थापन के कारण होता है। उत्परिवर्ती एचबी अणु कम ऑक्सीजन तनाव के तहत पॉलीमराइजेशन से गुजरता है, जिससे आरबीसी के आकार में दिव्य अवतलीय डिस्क से लंबी द्राप्ति जैसी संरचना बन जाती है। मैं बता चुका हूं किसके कारण। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है, छठे स्थान पर बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की। तो ये सिकल सेल एनीमिया हो गया। फिनाइल कीटोन्यूरिया उपापचय की एक जन्मजात त्रुटि है, ऑटोसोमल अप्रभावी बीमारी है, ऑटोसोमल अप्रभावी रिसेसिव। ये एक जीन के उत्परिवर्तन के कारण होता है जो एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम का नाम याद रख लेना, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम है, इसके कारण होती है। इसकी कमी हो जाती है। इस कारण क्या होता है, यह एंजाइम एक एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में परिवर्तित करता है। फिनाइल एलानिन है, इसको टायरोसिन में बदलने का काम करता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। लेकिन इसकी कमी होने से क्या होगा, प्रभावित व्यक्ति में इस एंजाइम की कमी हो जाती है। कमी होने से फिनाइल एलानिन जमा हो जाता है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो टायरोसिन नहीं बना पाता है। और इकट्ठा हो जाने के कारण क्या, फिनाइल पायरुविक एसिड और अन्य डेरिवेटिव बन जाते हैं, उनके व्युत्पन्न बन जाते हैं और ये अंततः मस्तिष्क में जमा होने शुरू हो जाते हैं। इस कारण मानसिक मंदता, गुर्दे का खराब होना, गुर्दे के कारण अवशोषण होता है तो इस कारण गुर्दे का खराब होना, मूत्र के माध्यम से ये उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है। तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया होती है एक एंजाइम की कमी से, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी से। थैलेसीमिया की हम बात करते हैं, ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ब्लड डिजीज है, ब्लड से संबंधित ऑटोसोमल है। ये अप्रभावित वाहक विषम युग्मजीय माता पिता से संतानों में फैलता है, रिसेसिव है और अप्रभावी माता पिता है उनसे संतानों में फैलता है। ये उत्परिवर्तन और विलोपन के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा ग्लोबिन श्रृंखलाओं का संश्लेषण कम होता है। अल्फा और बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है ना हीमोग्लोबिन के अंदर, उनका संश्लेषण कम होता है और एक असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है।
ठीक है। और एनीमिया का कारण बनता है, एनीमिया जो कि ब्लड की कमी वाला रोग हो जाता है। देखिए ये नॉर्मल स्थिति में अगर थैलेसीमिया ऐसे ग्रसित है तो इस प्रकार का आकार हो जाता है आरबीसी का। प्रभावित श्रृंखला के आधार पर थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है, क्योंकि अल्फा और बीटा श्रृंखला होती है तो उसी के आधार पर इसका नाम हो गया अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, ये ग्लोबिन श्रृंखला का अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित करता है। यह दो निकट से जुड़े जीनों द्वारा नियंत्रित होता है, HbA1 और HbA2। प्रत्येक माता पिता के गुणसूत्र 16 पर होता है, ये 16, ये याद रख लेना, 16 गुणसूत्र पर होता है। 4 जीनों में से एक या अधिक का उत्परिवर्तन या विलोपन रोग का कारण बनता है। अधिक जीन प्रभावित कम एक ग्लोबिन अणुओं का उत्पादन, यानी कि 16 नंबर की जीन होती है और 16 नंबर की जीन 4 होती है, इनमें से एक हो जाती है खराब तो थोड़ा सा कम नुकसान, फिर 2 हो जाती है ज्यादा, फिर 3 होने पर ज्यादा, 4 होने पर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और यह विलोपन या उत्परिवर्तन के कारण होता है। सेम बीटा में बात करें तो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है इससे, और यह प्रत्येक माता पिता की गुणसूत्र संख्या 11, बीटा थैलेसीमिया 11 नंबर के गुणसूत्र से होता है। पर एकल जीन HB द्वारा नियंत्रित होता है, एक या दोनों जीनों का उत्परिवर्तन रोग का कारण बनता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ये 16 नंबर और ये 11 नंबर। थैलेसीमिया एक मात्रात्मक समस्या है, मात्रात्मक, बहुत कम ग्लोबिन अणुओं का संश्लेषण, यानी कि कम मात्रा में संश्लेषण होता है अल्फा बीटा श्रृंखला। सिकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक समस्या, उसमें गुणों में परिवर्तन होने के कारण होता है। गलत तरीके से काम करने वाले ग्लोबिन का संश्लेषण होता है सिकल सेल एनीमिया में, जबकि इसमें कम मात्रा में संश्लेषण होता है। 2017 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। आगे देखिए गुणसूत्र, ये तो हो गए मेंडेलियन विकार। अब गुणसूत्रीय विकारों की हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। वे एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति या अधिकता, या तो गुणसूत्र की कमी हो या उसकी अधिकता हो जाए तो असामान्य व्यवस्था के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं, गुणसूत्रीय विकार। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रोमोसोमल विकार। क्रोमोसोमल विकार के अंदर हम बात करें तो दो प्रकार, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, जिसे यूप्लॉइडी भी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिड के पृथक्करण की विफलता के कारण गुणसूत्रों का लाभ या हानि होती है, कमी या हानि होगी। इसमें एक तो ट्राइसोमी बोल सकते हैं, ट्राइसोमी, एक मोनोसोमी होता है, मोनोसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, गुणसूत्र की वृद्धि होती है, मोनोसोमी में एक गुणसूत्र की कमी होती है। देखिए ट्राइसोमी में वृद्धि, मोनोसोमी में कमी, याद रख लेना। पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी, ये कोशिका विभाजन के टेलोफेज चरण के बाद साइटोकाइनेसिस की विफलता के कारण, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होता, इस कारण से क्या होता है, गुणसूत्र एक पूरे सेट में, इसमें सेट में वृद्धि होती है, इसमें संख्या में वृद्धि होती है। यह मानव में बहुत दुर्लभ, मानव में बहुत कम देखने को मिलता है, सामान्यतः पादपों में होता है, ठीक है। दो प्रकार का होगा क्रोमोसोमल विकार। गुणसूत्रीय विकार के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहां से क्वेश्चन बना। डाउन, देखिए एक तो टर्नर आएगा, एक डाउन हो गया, इसका उल्टा याद कर लेना। अगर डाउन आ जाए मतलब इसमें गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है, और टर्नर आ जाए, टर्नर मतलब बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर देना, इसमें गुणसूत्र की कमी हो रही है, ठीक है। डाउन जो है ये आपका ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, और टर्नर है वो मोनोसोमी का। ये गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति है, मतलब एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है 21 नंबर गुणसूत्र पे, यानी कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है ये भी पूछा जा सकता है। और नीट 2013 कर्नाटका 2017 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। आनुवंशिक संगठन क्या होता है इसका, 45 क्रोमोसोम होते हैं, साथ में XX हो गया, या फिर 45 क्रोमोसोम के साथ में XY हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, और ये 47 गुणसूत्र इसमें उपस्थित होते हैं। टोटल 46 होने चाहिए, एक 47 गुणसूत्र यहाँ पे हो जाते हैं, एक X क्रोमोसोम्स की वृद्धि, सॉरी ये ऑटोसोमल है तो एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, 21वें नंबर गुणसूत्र की एक वृद्धि हो जाती है। 45 से एक गुणसूत्र आ गया ना, 45 एक 46 और 2 47, इसी प्रकार से ये पुरुष में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 21वें नंबर गुणसूत्र की एक वृद्धि हो जाती है। इस विकार को सबसे पहले लैंगडम डाउन ने खोजा था 1866 में, इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम कह देते हैं, और ये नीट 2023 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऐसी स्थिति हो जाती है बच्चे के। लक्षण क्या है, देखिए लक्षण देख लेते हैं। ये वे छोटे राउंडेड हेड वाले होते हैं, छोटा हेड होता है इनका, है छोटे कद वाले होते हैं, चौड़ा सपाट चेहरा होता है, इनको देख सकते हैं आप, ठीक है। बड़ी जीभ होती है, जीभ यहाँ पे निकाल रखी है, देखिए ये जीभ बड़ी होती है, और आंशिक रूप से खुला मुंह होता है, ठीक है। उंगलियों की युक्तियों में एक लूप बन जाता है, उंगली आपस में मुड़ी हुई होती है, और हथेली जो होती है बहुत ज्यादा चौड़ी होती है, नीट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन बना है।
मंद होते हैं, शारीरिक रूप से मंद होते हैं और मानसिक मंदता देखने को मिलती है, मानसिक विकास कम होता है इनका, साइकोमेट्रो होते हैं ये, और जन्मजात हृदय रोग भी इनमें देखने को मिलता है। ये आपके डाउन सिंड्रोम के लक्षण हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट है, ये भी 2023 में यहां से भी क्वेश्चन पूछा। ये पुरुष में अक्ष गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण होता है। एक अक्ष गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, एक अक्ष गुणसूत्र की, मतलब ये 6 गुणसूत्र से संबंधित है। आनुवंशिक संगठन क्या होगा, 44 प्लस अक्ष वाई, मतलब एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया यहाँ पर। 46 होने चाहिए लेकिन 47 गुणसूत्र हो गए, और ये नीट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, देखिए लक्षण क्या होते हैं, समग्र मर्दाना विकास, मतलब एक अक्ष गुणसूत्र आ गया तो जो मर्दाना है ना, उसमें लड़कियों के या फिर महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं, उसमें स्तनों का विकास शुरू हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। देखिए हालांकि स्त्री का विकास भी व्यक्त किया जाता है। मर्दाना विकास तब आएगा जब ये वाई गुणसूत्र में वृद्धि होगी, तब होगा ये, लेकिन यहाँ पर एक्स गुणसूत्र में वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पुरुष होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, स्तनों का विकास शुरू हो जाता है, तो ये गायनेकोमेस्टिया कहलाता है। बांझपन इनमें देखने को मिलता है, मानसिक रूप से ये मंद होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की हम बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये आपका मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। मोनोसोमी, एक गुणसूत्र की यहाँ पर कमी होती है, यह महिला में एक गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण होता है। आनुवंशिक संगठन देखें तो 44 प्लस अक्ष 0 मतलब यहाँ पर एक गुणसूत्र की कमी होगी, और विशेषकर महिलाओं में देखने यहाँ पर गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं, 45। 46 होने चाहिए लेकिन 45 होते हैं। लक्षण क्या है इसके, बांझपन देखने को मिलता है, अंडा से अल्प विकसित होता है, अन्य द्वितीयक यौन लक्षणों की कमी हो जाती है, बौनापन देखने को मिलता है, हाइट कम रह जाती है, मानसिक मंदता इसमें देखने को मिलती है। ये सभी लक्षण वो टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा था, हमने अच्छे से यहाँ पर देखा। देखिए समय जरूर लगा, यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट लगा है, लेकिन पूरा चैप्टर मैंने इस प्रकार से करवा दिया। इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने थे, वो 2 से 3 क्वेश्चन भी करवा दिए। लेकिन थोड़ा सा लंबा इसलिए भी हो जाता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। नीचे बता रहा हूं पैराग्राफ के नीचे कि कहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, तो विश्वास रखिए आपका 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। और इसके नोट्स चाहिए ना तो आप मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे बायोलॉजी बाय संदीप टंडन नाम से। और पीडीएफ के रूप में चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स एजुकेशन, और टॉपर एजुकेशन नाम से ही मेरी वेबसाइट है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। देखिए इतनी मेहनत करता हूँ, नोट्स टाइप करता हूँ, ढूंढ के यहाँ पर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया 2013, 19, 18, 15 ये चीजें ऐड करता हूँ, तो थोड़ा सा आपका ही बनता है। प्लीज थोड़ा सा शेयर करिए ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाए। मैं आपसे और कुछ नहीं लेता क्योंकि ये चीजें कोचिंगों में करवाई जाती है, साथ में ऐड करके मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, फ्री क्लास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।